चलिए जी, कल का फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, आपने अटेंड नहीं करा है, ठीक है। मुस्कान बताएंगे सबसे पहले। कल हमने नाटो कंट्रीज के बारे में पढ़ा था। क्या स्विट्जरलैंड उसका मेंबर है? यस और नो बस। नहीं है? पक्का? ठीक है। सिमरन, ऑस्ट्रिया नाटो का मेंबर है या नहीं? यस और नो? पक्का? वासु, नहीं है, ऑस्ट्रिया मेंबर नहीं था। प्रेरणा, हंगरी है? पक्का? ठीक है। स्लोवाकिया, तान्या यस। नितिन, स्लोवेनिया ठीक है। स्विट्जरलैंड, नितिन पक्का? नहीं पता, नहीं क्योंकि ऑप्शन ज्यादा आते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड नहीं है, अभी पूछा था मैंने यहाँ पे, तो ध्यान से सुनना है, ठीक है। कनव, बल्गेरिया यस नो? एक यस, ठीक है। बेलारूस, नीतीश ठीक है। बड़े सारे नीतीश आए। बेल्जियम, युक्ति ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिनलैंड ठीक है। स्वीडन ठीक है। फिनलैंड कौन से ईयर में ऐड हुआ था? पक्का? 31st फिनलैंड था? लॉक कर दे? ठीक है। 32nd बना था स्वीडन, ठीक है जी। ओके, अब जो आंसर करेंगे सुमित, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है नाटो के? बेल्जियम ठीक है। सचिन, पोर्टुगल स्पेन है नाटो के मेंबर? दोनों है, ठीक है। फिर आपने M23 रिबेल्स के बारे में पढ़ा था, हैंड रेस, किसको इसको याद है इसके बारे में? पहली बात तो ओके, अभिजीत ट्राई करेंगे, ठीक है। कौन सी दो कंट्रीज के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है? डीआरसी और रवांडा, ठीक है। गुरनूर, कल का लेक्चर देखा था? नहीं देखा था। आर्यन, आप आए थे कल ना, ठीक है। बैकिंग किसकी है M23 ग्रुप को? कौन फंडिंग वगैरह वेपन्स प्रोवाइड करता है? रवांडा। और रहते कहाँ पे ये? डीआरसी। अच्छा, दो एथनिक कम्युनिटीज आपने पढ़ी थी, टुटसी एंड हुटू, दोनों में से कौन से हैं ये? ये टुटसी लेड है, ठीक है, उन्होंने बनाया था इस ग्रुप को। ये ऑनलाइन, ठीक है, गुड 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 गुड। ओके, एक लेक भी पड़ी थी वहां पे, कीवू, ठीक है। नॉर्थ और साउथ पार्ट में दो सिटीज भी पड़ी थी आपने, हैंड रेस, जिनको दोनों सिटीज याद हैं। ओके, लास्ट में मैं फिर से भूल गया आपका नाम। रिया, हाँ जी रिया बताओ। गोमा एंड बुकावो, ठीक है, दोनों याद रखनी है। ओके, निपाह वायरस के बारे में पढ़ा था। ये कॉन्टाजियस है या फिर जूनोटिक है? ये दोनों है। स्टार्टिंग में जब आउटब्रेक हुआ तो ये जूनोटिक था, फिर बाद में हमने देखा अब कंटेजियस केसेस भी आपको मिलते हैं, ठीक है। पहला आउटब्रेक कौन से नेशन में हुआ था? ठीक है, मलेशिया याद रखना है। और इंडिया के कौन से स्टेट में शुरू हुआ था? वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी में 2001 और 2007 में नादिया रीजन, अगेन वेस्ट बंगाल ही था। और अभी आपको केरला के अंदर केसेस मिले हैं, पर ऐसा नहीं है कि केरला में फर्स्ट टाइम है, इससे पहले भी हम केसेस देख चुके हैं, ठीक है। आप न्यू स्टूडेंट, आपका नाम? विशाली, ठीक है। आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं पहले? चलो आज से पढ़ोगे आप, ठीक है। न्यूज़पेपर ही होते हैं, सिलेबस के हिसाब से हम स्टडी करते हैं। ओके, और तो नहीं है कोई न्यू? ठीक है, बाकी तो पुराने। ऑनलाइन में तो नहीं है कहीं कोई भी न्यू स्टूडेंट? एक बार यस कर दीजिए टाइप चैट बॉक्स में, कल भी नहीं पूछा था मैंने, बता दो एक बार। ओके, फिर आपने पढ़ा कि एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ 45 ट्रिलियन का जो एस्टिमेशन था वो किसने दिया था? उत्साह पटनायक, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में मेंशन करा कि वो रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, क्रांति नहीं थी, वो तो स्टोलन वेल्थ था इंडिया का, ये किसने स्टेटमेंट दी थी? सचिन, ठीक है। विल डूरेंट, ठीक है जी। रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले कल अपने को, कहाँ पे मिले थे? राजस्थान। तीन इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स वहां पे आपने पढ़े, जस्ट फर्स्ट फर्स्ट लेटर ही बता दो चाहे से, ठीक है। बेस्टनेसाइट, ब्रिथोलाइट एंड जीनोटाइम। जीनोटाइम में कौन से वाला एलिमेंट मिला था आपको? येट्रियम, ये वाला इजी था, छोटा सा था। बाकी दोनों में आपको सीरियम मिला है, दोनों में आपको कैल्शियम भी मिला है। कैल्शियम जबकि रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है, पर आपको पता है अब डेफिनेशन कि रेयर अर्थ एलिमेंट ऐसे एलिमेंट जिनको हमें कॉम्प्लेक्स से अटेन करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, और वही प्रोसेस टफ हो जाती है। जब आप किसी और से किसी एलिमेंट को निकालते हो तो प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है। साइंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, स्टेट एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। ओके, फिर आपने पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के थ्रू जो लाइंस पास करती हैं, हाँ जी, किसको 10 की 10 कंट्रीज याद है? हाँ जी शिखा।
मोजाम्बिक पहले, फिर मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 10 कंट्रीज थी। कैप पंजाब से मुंबई आई से आप याद करते हो। अभी आपके आइलैंड नेशंस बचे हुए हैं, पर पहले मैं सोच रही हूँ हम माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया एंड पॉलिनेशिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ही उन आइलैंड्स के ऊपर जाएंगे। तो सी से था चिली, ए से था अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, देन कैप पंजाब, एनबी से आ जाएगा नामीबिया एंड बोत्सवाना, फिर साउथ अफ्रीका, देन मोजाम्बिक, मेडागास्कर और फाइनली ऑस्ट्रेलिया। यस ऑनलाइन, ठीक है। CHILE होगी चिली। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज के आर्टिकल्स के साथ। एक छोटी सी करेक्शन भी है, उसको मैं बाद में बताती हूँ। ओके जी, पहला जो आर्टिकल है ये इकोनॉमिक टाइम से आपको मिलेगा। यहाँ पे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जाइडस नाम है उसका, अहमदाबाद में लोकेटेड है। तो उसके अगेंस्ट केस फाइल करा गया है एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा। ऐसे केसेस आप तभी सुनोगे जब पेटेंट रिलेटेड कोई बात आती है। जब भी किसी ने मेडिसिन बना दी किसी कंपनी ने, तो उनका एक पेटेंट उनको रिसीव होता है कि कोई और आपके फॉर्मूला को चुरा नहीं सकता। अगर किसी को यूज करना है तो फिर भारी भरकम आपको पैसे भी फिल करने पड़ते हैं, तो उसके बाद आप यूज कर सकते हो। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल आ रखा है, देखेंगे हम। आपने इससे पहले रेयर डिजीज के बारे में पढ़ा था कभी, याद है? स्पाइनल, कुछ याद है? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसमें जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है वो पूरी डैमेज हो जाती है और आप पूरी उम्र लेटे ही रहते हो। पर उसमें जो फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी आई थी फैमिली मेंबर्स के ऊपर, 80 लाख रुपए पर साल के आ रहे थे। ठीक है, अगर मेडिकेशन आपको लेनी है तो ऐसी जब मेडिसिन हमें बहुत ज्यादा महंगी पड़ती हैं फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, तो हम ट्राई करते हैं कि इंडिया की जो अपनी कंपनीज हैं उनको पेटेंट मिल जाए, उनको लाइसेंस दे दिया जाए कि वही मेडिसिन इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो, और जो दवाई आप 1-1 लाख रुपए की परचेज कर रहे हो वो यहाँ पे थोड़े अफोर्डेबल प्राइसेस पे आ जाए। क्योंकि अदरवाइज आपको पता है बर्डन दोबारा कहाँ पे पड़ेगा, हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर। फिर सरकारों को कोई ना कोई स्कीम्स लेके आनी पड़ेगी। जबकि रेयर डिजीज के केस में आप देखते हो सरकार ने स्कीम लाई भी थी, और जिसमें 50 लाख रुपए की ही हेल्प हो पाती है, फिर से 30 लाख रह गया। ठीक है, इतना पैसा देने के बाद भी वो चीजें कंपनसेट नहीं हो पाती। तो इसी वजह से लाइसेंसेस इंडिया के अंदर भी प्रोवाइड करे जाते हैं डिफरेंट कंपनीज को। इस केस के बारे में पढ़ेंगे, आपके मेंस के पेपर में भी यूज हो सकता है। बाकी कुछ हम पीवाईक्यूज भी आज देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपको वो भी ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपको एक ड्रैगन फ्लाई की स्पीशी दिखेगी। 2 कलर्स दिख रहे होंगे, ऊपर वाली को देखो थोड़ी कलरफुल है, और नीचे देखोगे तो ब्लैक कलर दिखेगा आपको, ट्रायंगुलर शेप्स दिखेंगी और येलो कलर इसमें मेंशन्ड है। वो जो ऊपर वाला है बड़ा सा साइज का, ये मेल है, और जो नीचे दिखेगी आपको वो फीमेल है। तो ये दोनों ड्रैगन जो फ्लाइज हैं इनकी स्पीशीज अभी केरला में मिली है। और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में मिल गई, 10 साल से सर्वे करा जा रहा था कि क्या यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई की और भी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं। पहले स्पीशी को किसी और स्पीशी के साथ कंफ्यूज कर दिया, तो ऐसी कंफ्यूजन होती रहती है। जब छोटे छोटे इंसेक्ट्स को आप स्टडी करोगे तो हो जाती है कंफ्यूजन। अब पता चला कि ये तो स्पीशी डिफरेंट है। अगेन स्पीशीज इन न्यूज आप पढ़ते हो ना, पेपर में आता है इससे क्वेश्चन, तो पूरे साल में बहुत सारी स्पीशीज आती हैं, तो जब पढ़ाई जाए तभी याद कर लेनी है। ठीक है, यहां से आपके स्टेट एग्जाम के भी हैं 1-2 क्वेश्चन रेलिवेंट, उसको भी देखना है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल जो है, ड्रैगन फ्लाइज देखी है वैसे आपने? अच्छा, ये इंडिकेटर भी होती हैं, जहां पे पॉल्यूशन नहीं होगा वहीं पे ये रहती हैं, और ज्यादातर आपको वाटर बॉडी के आसपास दिखाई देंगी। जैसे कोई हिमाचल से है, छत के ऊपर कभी बैडमिंटन खेला है, फिर आती थी ड्रैगन फ्लाई। अगर आपके घर के आसपास कोई वाटर बॉडी होगी, फिर वो बचती थी उससे और वो चिपकी रहती थी और मृत्यु हो जाती थी उसकी। तो ये जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं ये आपकी इंडिकेटर की तरह एक्ट करती हैं। नितिन हंसना नहीं है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट इसलिए बताया इस स्टोरी के साथ क्योंकि आपको पता होना चाहिए। जब पूछा जाता है ना क्वेश्चन की लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एग्जाम्पल बताओ क्या चीजें नेचुरल इंडिकेटर की तरह एक्ट करती हैं। एक एग्जाम्पल जिन्होंने साइंस पढ़ ली थी, लाइकन भी आपने पढ़ा था। ठीक है, लाइकन के बाद आपके पास ये ड्रैगन फ्लाइज आ जाती हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते रहते हैं। तो उनको आप अपने मेंस में भी यूज करते हो, प्री में भी आपसे पूछे जाते हैं, पर स्टेट लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है आपका ये INS निस्तार को लेके है। नाउ आपने फास्ट पेट्रोल वेसल्स पढ़ लिए। ठीक है, फास्ट पेट्रोल वेसल जैसे अदम्य पढ़ा था, अचल पढ़ा था, इनको डिप्लॉय करा गया 2025 में। आज आप फास्ट पेट्रोल वेसल नहीं पढ़ोगे, आज आप डीप सी से रिलेटेड चीजें पढ़ोगे, ऐसा वेसल जिसको डाइविंग के पर्पस से यूज करा जाएगा। और इसकी वीडियो आप जरूर देखेंगे, कुछ नहीं करना है, द हिंदू लिख देना साथ में, INS निस्तार करना, द हिंदू, जो पहला लिंक आएगा उसको ओपन करना है। उन्होंने वीडियो डाली हुई है प्रॉपर इसकी, INS निस्तार की, कैसे ये फंक्शन करेगा। आप देखोगे इसकी बॉडी के साइड में बहुत सारे डाइविंग इक्विपमेंट्स लगे होंगे, तो आपको वहां पे फंक्शनिंग प्रॉपरली दिखाई देगी। एक बार जरूर उसको आप देखेंगे। एंड जो नेक्स्ट आर्टिकल है आपका, अगेन बायोलॉजी को जोड़ रहे हैं
कंप्यूटर सिस्टम के साथ। तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर बोल दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बायो इमू। ये द हिंदू पे आया था, मे बी कईयों को समझ भी ना आया होगी क्या था इस आर्टिकल के अंदर, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखो प्रोटीन को अगर अंडरस्टैंड करना हो ना तो साइंटिस्ट को लगभग कई बार 10 साल भी लगते हैं, कईयों को 20 साल भी लगे हैं। आज के टाइम पे थोड़ा कंप्यूटर सिस्टम आ गया तो फिर डेटाबेस बन जाता है, उसमें आपको डिटेलिंग वहां पे फिल करना ईजी हो जाता है। तो कईयों को 2 महीने भी लगे हैं। अब जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंड्यूस कर रहे हो तो आप कुछ घंटों में भी इस काम को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये बायो इमो ऐसा भी नहीं है कि पहली टाइप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लेके आए हैं, इससे पहले मॉलिक्यूलर डायनामिक्स भी थी। दोनों को कंपेयर भी करेंगे, क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि परफेक्शन में तो अगेन आपको ये नहीं मिलेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आप जस्ट डायरेक्शन के लिए इसको यूज कर सकते हो पर कंक्लूजन के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे कहीं चैट जीपीटी से आंसर लिख देते हैं, उन्हीं का कंक्लूजन लिख दिया तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो तो आपका कंक्लूजन था ही नहीं। चैट जीपीटी ने सारे आंसर्स का कम्युलेशन करा और वही कंक्लूजन आपको दे दिया, तो कंक्लूजन आपका हमेशा अपना होना चाहिए। नेक्स्ट, आज है 22 जुलाई, तो आज है नेशनल फ्लैग डे, तिरंगा दिवस। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आर्टिकल के कि कौन कौन से फ्लैग्स इंट्रोड्यूस करे गए थे हिस्ट्री में, किसने फॉरेन कंट्री में अनफॉल करे, क्या फ्लैग कोड रूल रहता है, कैसे यूज कर सकते हो आप फ्लैग को, वो सारी चीजें आएंगी इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल जो है आपका, ये राजेंद्र चोला वन के बारे में है। सुना है कभी राजेंद्र चोला वन? 8 to 10th सेंचुरी के आसपास हम चले जाते हैं, राजा वन, राजेंद्र चोला, इनसे भी पहले जाएं तो विजय आए थे, एंड अपराजित आए थे जिनको पराजित कर दिया था बाद में। अपराजित का मतलब कभी हारने ना वाला, पर वो हार गए थे पहले युद्ध में, तो कुछ खास एमिनेंट रूलर्स नहीं है। पर बाद में जो आते हैं जैसे राजा वन, देन उनके लड़के राजेंद्र चोला वन, तो ये काफी एमिनेंट रूलर्स थे। तो इनके बारे में अभी क्यों बात करी गई है, क्योंकि 1000 साल हो चुके हैं जब इन्होंने गंगाई कोंडा चोलापुरम की स्थापना करी थी। क्या स्टोरी है पूरी बताऊंगी, और मैप पे ही हम इसको पूरा कर लेंगे, फिर आपको एक आइडिया भी लगेगा कि जब भी कोई ऐसा हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है जो मैप पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो वो कैसे करना है। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं आज, और लास्ट में हम देखेंगे जो माउंटेन रेंजेस इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट वर्ल्ड, क्योंकि उससे सवाल बन रहे हैं तो आपको पढ़नी पड़ेंगी। लग गया पता कॉन्टेक्स्ट क्या क्या चीजें हैं आज की? फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर की जब 5 नेशन विजिट हुई थी तो मैंने बोला था कि ब्राजील में नहीं मिला था ऑनर, जो दिया गया था, ऑर्डर पढ़ते हो आप, तो अर्जेंटीना में नहीं दिया गया था, ब्राजील में दिया गया था। ठीक है, जब बाद में नेगोशिएशंस हुई थी डिफरेंट ट्रेड एंड सारी डील्स के ऊपर, तो इनको ऑनर दिया गया था ब्राजील में। आज का आपका छोटा सा होमवर्क है, आपने वो बस ऑनर्स के नाम पढ़ने हैं, ताकि कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे सॉल्व करना है, आपको एक आइडिया हो कि कौन सी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में है। याद रखिएगा 4 नेशंस ने अवार्ड दिया था, जिसमें से सिर्फ अर्जेंटीना ने नहीं दिया है ऑनर। ठीक है, बाकी 4 नेशंस ने दिया है, अर्जेंटीना नहीं था इसका। बाकी आपकी पीडीएफ में मेंशन ही नहीं था, तो उसमें करेक्शन की जरूरत नहीं है, आप याद रख लेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, तो अपॉलॉजी फॉर दिस मिस्टेक, आप आगे ना करें। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन डलवा दिया है करंट अफेयर में ताकि रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये आपने ओनर्स जो भी होते हैं ये रीड करते चलना है। जैसे साइप्रस में भी मिला था, क्रोएशिया में आपने पढ़ा, तो मल्टीपल ऑनर्स होते हैं, आपको जस्ट आइडिया होना चाहिए कि कौन सी कंट्री के ऑनर की बात करी गई है। ओके, चलो इस क्वेश्चन को आराम से देखो, ये यूपीएससी 2025 का ही क्वेश्चन है, आराम से देखो। यहाँ पे आपसे पूछा है कि अब जो मेंबर्स बताए गए हैं नाटो के कौन कौन है। हाँ जी, बृहदेश्वर टेम्पल, यस यस श्वेता, पढ़ना है वो भी पढ़ेंगे अभी, आराम से पहले सोच लो। देखो इसको, नाटो पढ़ा था हमने, पर पढ़ा था मार्च मंथ में 2024, तो इसका रिवाइज भी नहीं हुआ था शायद, और ये बहुत सारे स्टूडेंट ने छोड़ दिया था क्वेश्चन। चलो, हाँ क्या हुआ? बोला ना किसी ने कि मेरे कान बजे, बोला कि हो गया सॉल्व। अब तो हो गया सॉल्व, क्योंकि आपने अब पढ़ लिया इसको। वो मैं 24 की बात कर रही हूँ जिन्होंने 25 में पेपर देना था, तो बीच में लंबा अर्जा आ गया मार्च से। ओके, ऑस्ट्रिया बताइए आएगी? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यहां से एलिमिनेट हो चुका है। बल्गेरिया ये आएगी, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन, नॉर्थ मैसेडोनिया, कितने हो गए? 1 2 3 4, तो आंसर इज ओनली 4। ठीक है, तो कंट्रीज नहीं स्किप कर सकते आप, क्वेश्चंस आते हैं। और नाटो दिखेगा ना जब, तो आपके ईगो पे भी बात आएगी कि यार नाटो तो इतनी बार पढ़ा, अब इसके मेंबर कंट्रीज याद नहीं आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो जाती है, तो आपने कंट्री साथ के साथ याद करते चलना है। चलिए जी, फर्स्ट आर्टिकल, नेशनल फ्लैग डे 22 जुलाई। हाँ, डाइविंग सपोर्ट व्हीकल, यस यस शानवी,
करते हैं उसके बारे में भी। ओके, तो 1947 में आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश होती है और हमने अपना जो फ्लैग था उसको तिरंगा की फॉर्म में अडॉप्ट कर लिया। ऊपर आपको सैफरन कलर मिलता है, बीच में व्हाइट एंड बॉटम में ग्रीन कलर, एंड बीच में कौन सा चक्र है? अशोक चक्र, जिसमें 24 स्पोक्स आपको मिल जाते हैं। क्या रिप्रेजेंट करता है चक्र? नो, चक्र पहिया है, घूमता रहना चाहिए, ग्रोथ आपकी स्टेगनेंट नहीं होनी चाहिए, वो डायनेमिक होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये पर्पस रहता है जो आगे चक्र लगाया होता है। चलो फटाफट से हिस्ट्री देख लेते हैं। तो अब जब नेशनल फ्लैग बनना था, ऐसे नहीं था कि एकदम से आज का जो तिरंगा आप देखते हो वो बन गया था। 1904 से स्टोरी शुरू होती है। सिस्टर निवेदिता ने जो फर्स्ट टाइम नेशनल फ्लैग एस्टेब्लिश करा, थोड़ा सा जूम वर्जन आप देखो, फर्स्ट पे दिख रहा होगा, तो ये वाला उनका फ्लैग था। साइड में आप देखना बंगाली लैंग्वेज में वंदे मातरम उन्होंने ऐड करवाया था। तो ये तो हुई बात 1904 की। 1906 में एक छोटा सा फ्लैग और आता है जहां पे आपको ब्लू कलर की स्ट्रिप और रेड कलर की स्ट्रिप, बीच में येलो कलर की स्ट्रिप दिखाई देती है। अनऑफिशियल था, इसके ऊपर वंदे मातरम ऐड कर दिया था। इसको उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली। 1906 में जो कैलकाटा में अनफॉल करा गया, कैलकाटा रीजन के अंदर कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ऊपर ग्रीन कलर की स्ट्रिप है, बीच में येलो रेड। पहले ब्लू वाली भी आई, उसको अनऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया था, तो ये वाला एक्सेप्ट करा गया कैलकाटा के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट आया वो 1907 में मैडम भीखाजी कामा ने जर्मनी में अनफॉल करा था। कुछ ऐसी पिक्चर आपने देखी होगी, और यहाँ पे ऊपर ऑरेंज कलर की स्ट्रिप थी, बीच में येलो, देन बॉटम में ग्रीन कलर। ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछता यूपीएससी की कलर कॉम्बिनेशंस बताओ, पर आज नेशनल फ्लैग डे है तो आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है उसमें। देन नेक्स्ट 1917 में आप देखोगे होम रूल मूवमेंट इमर्ज कर रही थी टाइम पीरियड के हिसाब से। तो यहाँ पे जो नया फ्लैग आता है वो एनी बेसेंट ने अनफॉल करा था। आपको दिखाई देगा, कुछ टिंच दिख रही है इसमें, फ्लैग को ध्यान से देखो कॉर्नर पे, तो लोकेशन क्लियर है ना यहाँ से, तो वहां पे अनफॉल कर दिया। एनी बेसेंट भी आपने देख लिया। देन 1921 में आ जाओ, पिंगली वेंकैया जी जो पाइनियर भी माने जाते हैं हमारे तिरंगा जो झंडा आज आप आज के टाइम पे देखते हो, पर उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि सेम है। यहाँ पे आप डिफरेंट देखोगे। बीच में क्या दिखाई दे रहा है? चरखा। तो स्पिनिंग व्हील उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इमर्ज हुई थी, खादी कपड़ा एंड ऑल, वो सारी स्टोरीज आप सुनते हो। तो 1921 के बाद 1931 में कांग्रेस कमेटी बैठती है, इन्होंने बोला हम एक और झंडा अप्रूव देते हैं। तो जब अप्रूवल दिया तो कलर आ चुके हैं, ऊपर सैफरन है, बीच में व्हाइट है, देन ग्रीन कलर है, पर अभी भी बीच में क्या है? चरखा ही दिखाया गया है। पर 1947 अगेन इंस्पायर्ड फ्रॉम पिंगली वेंकैया जी, तो इन्होंने बोला कि हम बीच में अशोक चक्र लगाएंगे। और चक्र हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि जो ग्रोथ है वो स्टेगनेंट नहीं रहनी चाहिए, वो चलती रहनी चाहिए। ठीक है, ये हिस्ट्री थी। तो 1904 सिस्टर निवेदिता बंगाली लैंग्वेज में स्लोगन लिखवाते हैं वंदे मातरम का। 1906 पहले ये ब्लू स्ट्रिप वाला आया था, अनऑफिशियल था, तो हम 1906 पे फोकस करेंगे। तो ये कैलकाटा के अंदर फ्लैग अनफॉल करा गया था, होइस्टिंग जो करी जाती है, फिर फूल निकलते हैं उससे, 1906। 1907 में मैडम भीखा जी कामा जी को याद रखना है आपने, तो ये अनफॉल करा गया था जर्मनी में। 1917 तो यहाँ पे होम रूल मूवमेंट इमर्ज कर रही है, और एनी बेसेंट ने फ्लैग को अनफॉल करा यूएस में। देन 1921 पिंगली वेंकैया जी, तो झंडे में आप देखोगे ऊपर व्हाइट कलर था, बीच में ग्रीन था, बॉटम में रेड कलर था, और सेंटर में क्या दिखा दिया था? स्पिनिंग व्हील या फिर चरखा। 1931 में कलर कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे, जो आज के टाइम पे आप देखते हो, ऊपर सैफरन आएगा, बीच में व्हाइट, देन ग्रीन कलर, और बीच में अभी भी क्या था? चरखा था। एंड 1947 में फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो तिरंगा अडॉप्ट करा, उसके बीच में आप देखोगे अशोक चक्र है। और अशोक चक्र कहां से उठाया गया है? तो सारनाथ, ठीक है, लाइन सारनाथ आप पढ़ते हो, हमारा एम्बलम भी वही है, 4 लाइंस दिखते हैं आपको हर डायरेक्शन के अंदर। तो यही सारी स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार आप इसको रीड कर सकते हो, मैंने आपको बता दी एक ही पेज के ऊपर। बाकी जो टॉप बैंड है वो सैफरन है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्रेवरी को, और जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके सेक्रीफाइसेस को। मिडल बैंड व्हाइट कलर का है, व्हाइट कलर प्योरिटी, पीस, ट्रुथ, ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करेगा। एंड जो बॉटम कलर है दैट इज ग्रीन। ग्रीन कलर जब भी आता है फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, फॉर्चून, ऑस्पिशियसनेस समझ के ना, तो उन चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। एंड जो नेवी ब्लू व्हील चक्र है, ये सिंबलाइज करता है व्हील ऑफ लॉ। आपकी जो ग्रोथ है वो रुकनी नहीं, चलनी, जैसे व्हील चलता है वैसे ही चलती रहनी चाहिए, चलती का नाम जिंदगी। देन आते हैं फ्लैग कोड 2002।
अब क्या हुआ, फ्लैग का कोई भी मिसयूज ना हो, तो ये जो कोड्स थे इनको रिवाइज करा गया था। इसके अंदर गाइडलाइंस दे रखी हैं कि कैसे आप फ्लैग को यूज कर सकते हो। जैसे आपने एक कैंपेन सुनी होगी, हर घर तिरंगा। अब देखना इसके हिसाब से क्या वो सही था या नहीं। वहां पे बोला गया कि सभी अपने घरों के ऊपर तिरंगे को लगाएंगे, पर लोगों में सिविक सेंस, जरूरी नहीं है सब में हो, लोगों ने वो लगाए ही रखे। पर एज पर द फ्लैग कोड यहाँ पे बोला जाता है, अगर आप रात को भी अनफर्ल करके रख रहे हो फ्लैग को, तो वो पूरा इल्यूमिनेटेड होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर लाइट पड़ी रहनी चाहिए। तब जब भी आप किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग के साइड से जाओगे तो वहां पे देखना, जो फ्लैग का पोल होता है टॉप पे लाइट पड़ी होती है उस पे। तो ये फ्लैग कोड 2002 के रूल में मेंशन करा गया है। तो जो लोगों ने लगाए थे वो तो अंधेरे में ही रह रहे थे, चंद्रमा भी कहाँ रोज ही आते हैं, तो यहाँ पे लाइट पूरी होनी चाहिए तभी आप लगा सकते हो। और जिस दिन ऐसे ब्लैकआउट वगैरह होता है तो उस टाइम पे इल्यूमिनेशन तो नहीं हो पाएगी, तो जो फ्लैग होता है उसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये फ्लैग कोड रूल 2002 में ऑलरेडी मेंशन है। कमर्शियल पर्पस से आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये कमर्शियल पर्पस, अब आप बोलोगे कि जब भी कोई शिप होती है, वेसल होती है, उसके ऊपर भी तो तिरंगा झंडा होता है, तो क्या वो कमर्शियल पर्पस है? नहीं, वो इंडिया के करेज को रिप्रेजेंट करता है, पावर को रिप्रेजेंट करता है, आत्मनिर्भरता को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको कमर्शियल पर्पस में हम यूज नहीं करते। पर जो परचेजिंग, पॉलिटिकल पार्टी, मैं वही बोल रही हूँ, इसका तो सारे मिसयूज करते हैं, बस वहीं पे आ रही थी कि पॉलिटिकल पार्टीज खूब यूज करती हैं। क्या होता है, एक तो उनका एनसेम्बल होता है जो उनका साइन होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, नीचे वो एक झंडा लेके भी चले होते हैं, और जब कैंपेन खत्म तो सारे नीचे पड़े होते हैं, कोई कोड रूल कुछ नहीं याद रहता उस टाइम पे, सबसे ज्यादा मिसयूज्ड। एंड सिटीजन्स की भी ये ड्यूटी बनती है कि अपने फ्लैग को डिग्निटी के साथ यूज करें। ठीक है, तो ये सारे फ्लैग कोड रूल्स 2002 के अंदर सारी चीजें मेंशन्ड है। नेक्स्ट आ जाओ, पहला आर्टिकल क्लियर, छोटा सा आर्टिकल था, जस्ट बिकॉज नेशनल फ्लैग डे या तिरंगा दिवस आज था तो हमने ये आर्टिकल कर लिया। ठीक है, ये बोलती रहेगी। चलो, आईएनएस निस्तार। निस्तार का सबसे पहले संस्कृत ये शब्द है और इसका मतलब होता है रेस्क्यू या फिर साल्वेशन। कोई बहुत बड़ी मुसीबत में था, आपने उसको बचा लिया, रेस्क्यू कर लिया, दैट इज द मीनिंग ऑफ निस्तार। किसने कंस्ट्रक्शन करी है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। और जो आपने पढ़े थे पेट्रोल वेसल्स, वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने करी थे। तो सवाल बनते हैं किसने मैन्युफैक्चरिंग करी है? याद रखिएगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। इससे पहले भी 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल्स इंडिया के लिए बन चुके थे। किसकी हेल्प से बने थे? तो आंसर इज सोवियत यूनियन। ठीक है, रशिया हमारी हेल्प कर रहा था। 1971 में जब हमें इंपॉर्टेंस रिलाई, पहले 1960s की स्टोरी है जब हम सबमरीन कैपेबिलिटीज में आ चुके हैं। 1971 में पहला जो डीएसवी था वो हमें रशिया ने दे दिया था। तो मतलब वो कैसा था? वो हमने फॉरेन कंट्री से लिया था। सेकंड जो निस्तार बना था वो भी किससे लिया था? सोवियत यूनियन से। अब जो थर्ड बना ये 80% इंडिजिनस है, मतलब बना भी इंडिया के अंदर है, 80% कंपोनेंट्स भी इंडिया के ही यूज हुए हैं, पर अभी भी हमने हेल्प रशिया की ली है इसमें। अब फर्क क्या आ गया? हमने तो पढ़ा था कि तमाल लास्ट है जो हमने, वो इम्पोर्टेड है। ठीक है, जो बाहर से हम लेके आएंगे, ये इंडिया के ही अंदर बना है, तो डिफरेंस आ गया दोनों में। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हम कोई इंडिजिनस बना रहे हैं, 50+ हम इंडिजिनस वेसल्स बना चुके हैं। ठीक है, तो निस्तार के बारे में कुछ चीजें याद रखनी है। बाकी डाइविंग सपोर्ट वेसल है ये, कोई कंटेनर डूब जाता है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज थी, या फिर अगर ऑयल था तो उसने क्या करना था? मरीन लाइफ पे इम्पैक्ट डालना था, तो उनको अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो ये वाले वेसल्स यूज करे जाएंगे, जिनको डाइविंग सपोर्ट वेसल्स बोलते हैं। मोटो क्या है इनका, एम क्या है? तो डिलीवरेंस विद प्रिसीजन एंड ब्रेवरी। ठीक है, पानी में आप रेस्क्यू पर्पस से जा रहे हो तो वहां पे ब्रेवरी भी चाहिए होगी और प्रिसीजन भी चाहिए होगा। आपका जो सोनार सिस्टम है, रिमोटली कंट्रोल चीजें आप लगाओगे, वो अच्छे से वर्क करनी चाहिए प्रिसीजन के साथ। नेक्स्ट, स्पेसिफिकेशन क्या है? तो लेंथ इसकी लगभग आपको 118 मीटर्स की मिलेगी। अब जब शिप चलती है तो आपने देखा होगा पानी भी साइड में डिस्प्लेस होता रहता है, तो जितना वजन शिप का होता है उतना ही पानी उतनी ही फोर्स के साथ डिस्प्लेस होता है। तो जैसे इसका 10,000 टन लिखा हुआ है, तो शिप का वजन भी है, और जो पानी साइड में डिस्प्लेस हो रहा है वो इतनी फोर्स के साथ हो रहा है। ये आप पढ़ते हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, वहां पे देखते थे ना, ऐसे कंटेनर ड्रॉ करा होता था, कोई ऑब्जेक्ट आपने देख लिया, पार्शली या फिर फुली उसको सबमर्ज करवाया तो वो फ्लोट करता रहता था, क्योंकि उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स उतनी ही लगती थी जितना उसका अपना वजन होता था। पर जब पत्थर डाल दे तो वो तो पूरा डूब जाता था, वो डेंसिटी का फर्क आ गया। ठीक है, और कंटेनर में वाटर कितना लेवल है वो भी अपने को देखना होता था। चलो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो नहीं देखना, पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज हुआ तो हमने देख लिया कि किस प्रिंसिपल पे बेस था। यही डेफिनेशन
डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर और जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का, ये पीसीएस में पूछा गया था पंजाब के पेपर में, तो आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, डेप्थ कैपेबिलिटी, तो डाइविंग के पर्पज से भी यूज करा जा रहा है, सैल्वेज के पर्पज से भी यूज करा जा रहा है। सैल्वेज का मतलब कोई कंटेनर रिट्रीव करना है, कोई इंपॉर्टेंट एसेट है आपका जो कि डूब गया है, उसको दोबारा से एक्सट्रैक्ट करके लेके आना है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सैल्वेज। अब यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी ना, तीन इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। नंबर वन इज रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखा है ये टेदर्ड भी हो सकता है, ये अनटेदर्ड भी हो सकता है। टेदर का मतलब है ये आपकी शिप है, आपने पानी में कोई रिसर्च पर्पज से अपना इक्विपमेंट भेजना है, जब आप उस इक्विपमेंट को भेजोगे तो एक केबल वायर के साथ आपकी शिप के साथ कनेक्टेड रहेगा। टेदर, टेदर मतलब टुगेदर, कुछ ऐसे याद कर सकते हो आप। यहाँ पे एक केबल वायर रहेगी, और जैसे मदर और बेबी होते हैं वूम में, कनेक्टेड रहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ, तो उसको अम्बिलिकल वायर भी बोल देते हैं शिप के जब पर्सपेक्टिव में आप पढ़ोगे। एंड दूसरा जो वर्ड आपने पढ़ा दैट इज अनटेदर्ड। आपने जो भी सब्सटेंस, जो भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर भेजा वो केबल वायर के साथ कनेक्टेड नहीं होगा, डायरेक्टली उसको फेंकोगे आप पानी में, फिर रिमोट के साथ उसको कंट्रोल करते रहोगे। रिमोट के साथ ये भी कंट्रोल होगा, पर ये केबल वायर के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे जब इसको एक्सट्रैक्ट करोगे पानी के सरफेस पे आ जाएगा, फिर जो भी टीम होगी वो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। लग गया पता टेदर्ड एंड अनटेदर्ड का क्या मतलब था? टेदर मतलब कनेक्टेड विद वायर, अनटेदर मतलब कोई वायर यूज नहीं होगी, सिर्फ रिमोट कंट्रोल्ड होगी। नेक्स्ट टर्म आप देखोगे हाइपरबैरिक लाइफ बोट। ये एक्स्ट्रा बोट्स जो आपने देखी होंगी हर शिप के साथ अटैच्ड होती हैं, इसमें सारी की सारी कंडीशन जो एक ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने के लिए चाहिए होती है वो इसमें प्रोवाइड करी होती है। कंप्रेशन ऑफ गैसेस यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट आपको मिलेगा डाइविंग कंप्रेशन चैम्बर। ये हर शिप के अंदर देखा होगा आपने, जब कोई इंपॉर्टेंट डेलीगेट जा रहा होता है और शिप डूबने को होती है तो इसी चैम्बर में भेजते हैं। क्यों? अगेन कंप्रेशन चैम्बर होता है, यहाँ पे गैसेस की अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी, जैसे बाहर होती है सिचुएशन वैसी प्रोवाइड करी जाती है। जब शिप डूबेगी, डूबनी नहीं चाहिए, तो प्रेशर आपको पता है पानी के अंदर इंक्रीज करता है या डिक्रीज? जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो पानी का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ये भी आपने सुना होगा स्कूबा डाइविंग। हाँ, तो डाइविंग के टाइम पे जब नीचे जाते थे तब तक ठीक था, जब वापस आते थे तो डाइवर्स की डेथ हो जाया करती थी। वो चलो नाइट्रोजन वाले केस आगे कि नाइट्रोजन अपना प्रेशर उतना नहीं मेंटेन कर पाती थी जब इंसान ऊपर की तरफ को आता था। हाँ 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 हाँ, बस मल्टीपल यही रीजन होता है मेनली जो डेथ का रहता है पानी के अंदर, डूबने से नहीं होती, मे बी प्रेशर के चेंज से हो जाए। ठीक है, चलो ये हाइपरबैरिक लाइफ बोट भी आपको इसमें मिलेगी एंड डाइविंग कंप्रेशन चैम्बर्स भी लगे हुए हैं। नाउ फंक्शन क्या है? तो एक तरह से मदरशिप की तरह एक्ट करती है, सेफ्टी पर्पस से यूज कर रहे हो, रेस्क्यू पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, एंड डाइविंग एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट कर सकते हो। आत्मनिर्भरता का एग्जाम्पल आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसी के साथ इंडिया और रीजनल सबमरीन रेस्क्यू, अब इसको कहाँ पे डिप्लॉय कराए? तो आंसर इज विशाखापट्टनम। याद आ गया पोर्ट, तो कौन सा स्टेट आएगा? आंध्र प्रदेश। तो अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बे ऑफ बंगाल में ही रहेगी, इंडियन ओशन तक भी जाती रहेगी जो भी ऑपरेशन कंडक्ट करने हैं। इस तरफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, आगे आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी हैं। तभी शब्द यूज किया कि इंडिया की सबमरीन रेस्क्यू मिशन और रीजनल सबमरीन रेस्क्यू मिशन। रीजनल मतलब जो भी आसपास के यहाँ पे कंट्रीज है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, आई थिंक फर्स्ट क्लियर है। इंडिया का जो मोटो है दैट इज अगेन फर्स्ट रिस्पॉन्डर। कभी भी ऐसी कोई घटना होती है तो इंडिया पहले नंबर पे वहां पे प्रेजेंट होगा। एंड दूसरा है प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर। बहुत सारी कंट्रीज इंडिया को प्रेफरेंस देती हैं ओवर अदर कंट्रीज। अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश में एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है तो वो भी चाइनीज मेड ही था अगेन। ठीक है, तो बेच तो दिए पर कैसे बेचे हैं वो मैटर करता है। और 80% इंडिजिनस कंटेंट इसमें मिलेगा, और बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट रही माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की। सेकेंडरी सेक्टर काफी इन्वॉल्व यहाँ पे रहा, 120 के आसपास। और आज के टाइम तक आप देखें तो 57 इंडिजिनसली कंस्ट्रक्टेड वॉरशिप इंडिया के अंदर आपको मिल जाएंगी। वॉरशिप भी हैं, सबमरीन्स भी हैं, वेसल्स भी हैं जो हमने खुद बनाए हैं इंडिया के अंदर, जिसमें आपको मेजोरिटी कंटेंट इंडिया का ही मिलेगा। आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी ठीक है, ऑनलाइन ठीक है। चलो आर्टिकल क्लियर। तो ये आपने देखा डाइविंग पर्पज से हमने वेसल को यूज करा। तो निस्तार में अगर ऑप्शन आ जाए फास्ट पेट्रोल वेसल तो वो गलत होगा, वो भी याद रखना है आपने। हाँ, डीएसवी याद रखना है, बस दैट्स इट, वो आपको याद रह जाएगा। फिर नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, विच इज अबाउट जाइडस लाइफ प्लान फॉर कैंसर बायोसिमिलर हिट अ लीगल हर्डल। मतलब इनके अगेंस्ट कोई ना कोई केस फाइल हुआ है, इतना ही हमें पता चला अभी तक हेडिंग से। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले तो बायोसिमिलर का क्या मतलब है वो अंडरस्टैंड करना है। जब भी आप मेडिसिन देखते हो तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है? सिप्ला लिखा होता है, ब्रांड नेम इंडिया के अंदर ज्यादातर देखोगे तो वो तो आ गई ब्रांडेड ड्रग्स।
अब जो ब्रांडेड होती है वो आप सभी को पता है, जो हम आमतौर पे यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे वो ब्रांडेड ही होती है। फिर आपने एक और फॉर्म सुनी होगी, जेनरिक, वेरी गुड। अब जेनरिक में क्या किया जाता है, क्या फर्क आ जाता है ब्रांडेड और जेनरिक में? प्लेसिबो। नहीं नहीं, लाइसेंस पे तो गए नहीं, मुझे मीनिंग बताओ क्या फर्क है दोनों का। ठीक है, फिर फर्क कहाँ पे आता है? क्यों होती है सस्ती और वो क्यों महंगी होती है? ठीक है, मैं आ रही हूँ प्लेसिबो पे भी। प्लेसिबो में पता क्या किया जाता है, आपको बता दिया जाएगा कि एक डॉक्टर है, उनकी दवाई अगर आप खाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बेशक वही दवाई आपने किसी महंगे हॉस्पिटल से भी ली थी। तो प्लेसिबो जो होता है दैट इज कंप्लीटली साइकोलॉजिकल फैक्टर। दवाई यहाँ पे भी दी जाएगी, हल्की फुल्की होगी, वैसे नहीं होगा कि 500 mg की आपको दवाई पकड़ा दी। बस आपका ट्रस्ट होगा वहां पे उस डॉक्टर के ऊपर, क्योंकि दूसरे इंसान को फर्क पड़ गया था उसकी दवाई से, तो आपको लगेगा हमें भी पड़ा है। ब्रांडेड और जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं, इनका जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जो एक्चुअल में डिजीज को क्योर करने वाला है, जिसको आप सॉल्ट भी बोल देते हो आमतौर पे, वैसे एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो सेम होता है। फर्क कहाँ पे आता है, जो दवाई की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए चीजें ऐड करी जाती हैं। दवाई की शेप सर्कुलर देखते हो आप, रेक्टेंगुलर देखते हो, तो कुछ तो डला होगा उसमें, एड्सॉर्बेंट्स डले होते हैं, एब्सॉर्बेंट्स डले होते हैं, वो महंगे डले होते हैं। और ऊपर से ये ब्रांडेड है, ये अपना नाम कमा चुकी होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो चुकी होती है, लोगों को ट्रस्ट होता है कि अगर इस वाली मेडिसिन को लेंगे तो हमारा क्योर हो जाएगा, जिस भी डिजीज से सफर कर रहे हैं। वहीं पे जेनरिक मेडिसिन कौन सबसे ज्यादा प्रमोट करेगा? ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट करेगी। जब ये जेनरिक मेडिसिन का कॉन्सेप्ट आया था तो काफी सारे केंद्र भी ओपन हुए थे जिसमें ये जेनरिक मेडिसिन थी, पर लोगों का मिसट्रस्ट था कि पता नहीं कैसा ही सॉल्ट यूज करा होगा, क्या पता घटिया क्वालिटी की ही दवाई है। सॉल्ट सेम होता है, पर जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स डले होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे थोड़े महंगे होते हैं, और ऊपर से इनको अपना प्रॉफिट भी कमाना है। इन्होंने पूरी अपनी रिसर्च भी करी है, रिसर्च के ऊपर पैसा भी लगा है, तो वो भी लोगों से लेना है। ठीक है, अब बताओ। हाँ जी नीतीश, हो गया ना क्लियर? तो रिसर्च के ऊपर किसने फोकस किया? जो ब्रांड वाले थे, उन्होंने पैसा लगाया अपना, तो उनको प्रॉफिट ऑब्वियस ही बात है वो रिट्रीव करना ही है उससे। हम्म। अब उसके अंदर 6.25 ही चाहिए, तो वो मतलब कॉम्पोजिशन तो वही रहेगी ना, चाहे उसके अंदर बाइंडिंग मटेरियल जो मर्जी। हाँ, फिर वहां पे हम ब्रांडेड के अंदर कह रहे हैं कि वहां पे यहाँ पे रिसर्च भी तो हुई, कितना पैसा लगा होगा। जेनरिक वालों ने थोड़ी रिसर्च करी, उन्होंने तो फॉर्मूला लिया क्योंकि सरकार ने बोला था इनको फॉर्मूला दो, तो इस वजह से दिया। तो ये सस्ती भी बिकेगी, इनको अपना प्रॉफिट भी चाहिए, तभी तो ब्रांडेड जो ड्रग्स होती हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर भी आपको एक स्पेसिफिक क्लिनिक में भेजेगा। पहले बात होगी होती है कि ये वाली मेडिसिन जब रेकमेंड करोगे मेरे क्लिनिक में भेजना है, वो पहले ही नेगोशिएशन हो चुकी होती है। सिप्ला जेनरिक में आती है, बट इट्स अ ह्यूज ब्रांड, ब्रांड है ये, ब्रांडेड है। जेनरिक में आती है, चलो ब्रांड का नाम कोई भी ले लेना, एबीसीडी, ब्रांड तो कोई सी भी हो सकती है, पर यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियर करना था कि यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई, पैसा खूब सारा लगा। देन आते हैं बायोसिमिलर के ऊपर। अब बायोसिमिलर, पहली चीज तो क्लियर है अपने को कि इसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करा जाएगा। वो हो सकता है सेल है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी चीज हो सकती है, बट लिविंग होनी चाहिए नेचर में। एंड सिमिलर का मतलब है वो जेनरिक की तरह भी हो सकती है, वो ब्रांडेड की तरह भी हो सकती है। मतलब जो हमारा एफडीए है, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने किसी दवाई को अप्रूवल दिया था, उसी दवाई के बेसिस पे हमने एक बायोसिमिलर जनरेट करा, जिसमें वो सॉल्ट नहीं यूज करा, वो केमिकल नहीं यूज करा जो वहां पे एफडीए ने अप्रूवल दिया था जिस दवाई को, यहाँ पे हमने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करा, और उसी का यूज करके वैसी दवाई बना दी जो एफडीए ने ऑलरेडी अप्रूव करके रखी थी। अब इस केस को ध्यान से समझना, एक बार मीनिंग देख लो। तो बायोलॉजिकल ओरिजिन रहेगा इसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा, जबकि ट्रेडिशनल ड्रग्स में आप देखते हो सिंथेटिक चीजें होती हैं, केमिकल कंपाउंड्स रहेंगे। एंड आते हैं सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब है जो एफडीए ने, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी किसी मेडिसिन को अप्रूवल दे रखा है। अब एफडीए क्या करता है, इनको पता होता है कि हमने एक मेडिसिन बना दी है जिसमें हमने केमिकल को डाला है, ये पहले ही अपना बायोसिमिलर बनाना शुरू कर देते हैं। फिर वो जो बायोसिमिलर होता है वो एक रेफरेंस स्टैंडर्ड की तरह एक्ट करता है। रेफरेंस स्टैंडर्ड का मतलब है इसका रिसर्च पेपर आपको पब्लिक कर दिया जाएगा,
उस रिसर्च पेपर में इन्होंने सारी चीजें मेंशन करी होगी कि हमने बायोसिमिलर कैसे बनाया था। तो ये बाकी कंपनीज के लिए एक तरह से रेफरेंस की तरह एक्ट करेगा कि जो हमारा बायोसिमिलर बना वो किसकी तरह दिखना चाहिए, जो एफडीए ने अप्रूव करा था। लग गया पता इसको क्यों बायोसिमिलर बोला? इफेक्ट सेम रहेंगे, क्लिनिकल ट्रायल थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है जैसे एफडीए के अंडर हुए थे वैसे ही सेम हो, क्लिनिकल ट्रायल्स में भी फर्क हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं अब केस क्या है। तो यहाँ पे पहले तो दो कंपनीज हैं, बीएमएस भी याद रख सकते हो। ये जो बीएमएस है, ब्रिस्टॉल मायर्स स्क्विब कंपनी, ये एक अमेरिकन कंपनी है। मतलब इन्होंने कोई ना कोई दवाई बनाई थी और दवाई का नाम है ऑप्डिवो। और ये ऑप्डिवो यूज होती है पहले किडनी के कैंसर के लिए, पर बाद में पता लगा इसकी तो मल्टी यूटिलिटी है, और भी टाइप के कैंसर जैसे लिम्फोमा, आपका ब्लड कैंसर हो गया, देन आपकी स्किन कैंसर, उसमें भी यूज होने लगी। दवाई का नाम है ऑप्डिवो, और इसके अंदर जो इसका जो जेनरिक नेम है, ये तो आगे ब्रांड, दूसरा है जेनरिक नेम विच इज निवोल्यूमैब। निवोल्यूमैब। अब हुआ क्या, एक इंडियन कंपनी है जिसका नाम आप सुनते आ रहे हो, जाइडस। ये अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। बीएमएस ने केस फाइल करा अगेंस्ट जाइडस। कौन से हाई कोर्ट में? तो दिल्ली हाई कोर्ट में। क्यों करा? क्योंकि जाइडस को पेटेंट दे रखा था कि आप इनका फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जो कि एक्सपायर हो गया था मई 2, 2026 को, और केस तो अब जाके फाइल हुआ है। इन्होंने किया क्या, इस दवाई का बायोसिमिलर तो बनाया, पर उसकी कर ली स्टॉक पाइलिंग। स्टॉक पाइलिंग का मतलब होता है कि मेरा पेटेंट खत्म होने वाला है, मुझे पैसे देने पड़ेंगे दोबारा से, पहले ही बना के रख लेता हूं, फिर एक साथ सेलिंग पे निकाल दूंगा। समझ आया केस क्या था? यहाँ पे पेटेंट खत्म हो गया था। नहीं नहीं, जाइडस ने किया। जाइडस इंडियन कंपनी है ना, ये बीएमएस बाहर की कंपनी है। और यहां से आप दवाई लोगे, अगर इंपोर्ट करवाओगे दवाई को, ये जो आपने ऑप्डिवो नाम की पढ़ी, तो 2 लाख रुपए की एक वायल पड़ेगी। वो जो इंजेक्शन लगेगा, वो जो वायल देखी होगी आपने छोटी सी, वो 2 लाख रुपए की पड़ती है। तो इंडिया को इसी वजह से पेटेंट दिलवाया जाता है, लाइसेंस दिलवाया जाता है कि आप उसको थोड़ा सस्ता कर दो। इन्होंने भी सस्ता कितना ही करना था, तो 1 लाख की पड़ रही थी, आधा कर दिया प्राइस। मतलब वहां पे 2 लाख की आ रही है, इंपोर्ट करवा के यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम 1 लाख में प्रोवाइड कर देंगे। फिर पेशेंट की तरफ से पिटीशंस जाती हैं कि 1 लाख तो अभी भी बहुत ज्यादा है, कितने इंजेक्शन लग जाते हैं जब भी कोई ऐसी रेयर डिजीज आती है, तो हम चाहते हैं कि इसका प्राइस और रिड्यूस हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट को लाइसेंस परचेज करना पड़ता है, फिर फॉरेन कंपनीज को, जो जैसे यहाँ पे बीएमएस है, तो इंडियन गवर्नमेंट वहां पे लेटर फिलअप करेगी कि ऐसे ऐसे हमारी कंपनी है, हमारे यहाँ पे मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग उतनी ज्यादा फ्लरिश नहीं हुई है, तो हमें प्लीज आप ये जो लाइसेंस है इसका दे दीजिए। पर यहाँ पे दिया था। यहाँ पे हुआ क्या, इनका पेटेंट खत्म हो चुका था, इन्होंने होर्डिंग कर दी थी एक तरह से, स्टॉक पाइलिंग बोलते हैं उसको मेडिसिन के केस में। उसी की वजह से बीएमएस थोड़ा भड़क गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे तो इन्होंने पहले सारा बायोसिमिलर बना के रख लिया है, हमारा फायदा कहाँ पे जाएगा। अब आगे बात फायदे पे, ब्रांडेड का तो रहता ही है कि हम अपना प्रॉफिट लॉस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्लोबल सेल अगर देखोगे तो 2024 में जो ऑप्डिवो नाम की मेडिसिन है, 9.3 बिलियन डॉलर की बिकी थी। ये 2024 का है अकेला, 9.3 बिलियन डॉलर। लोगों की जीडीपी नहीं है इतनी, इतना इन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करके रखा हुआ था। इसी वजह से ये केस फाइल करा। अब जब केस फाइल किया तो पैसा तो जाएगा दोबारा से, अब भरना तो पड़ेगा ना उसका मुआवजा, तो पैसा तो जाएगा वापस। तो इनका तो जो बिजनेस था वही हिट कर गया। एक वायल का प्राइस 2 लाख रुपीज है, और रेयर डिजीज में आपने देखा था कि आती हैं इतनी महंगी मेडिसिन, याद है ना वो सारा। चलो मैं पूछूंगी, अभी आ रहा है एग्जाम्पल आगे। नेक्स्ट आते हैं ऑप्डाइटा या फिर ऑप्डिवो, ऑप्डाइटा भी बोलते हैं इसको, ऑप्डिवो ब्रांड से ये बिकता है। इसके केस में क्या होता है, ये टी सेल्स के ऊपर काम करती है। आपका जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो सभी ने देखा है, सुना है, आपकी एक सबसे बड़ी हड्डी होती है, कौन सी? फेमर। वही वाली हड्डी बाहर निकाली है, उसमें बोन मैरो होता है सेंटर में। यहाँ पे आपके दो तरह के सेल्स बन रहे होते हैं, एक होते हैं बी और दूसरे होते हैं टी सेल्स। जो बी सेल्स होते हैं, आप ऐसे याद रख लो अभी के लिए कि छोटे मोटे इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करेंगे, तो यहाँ पे इसको साइड कर दो। टी सेल, जैसे किसी को कैंसर हो गया है, जहां पे इम्यूनिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आएगा, वहां पे आपके एक्टिवेट होते हैं टी सेल्स। तो टी सेल्स के ही ऊपर आपकी ये जो ऑप्डिवो नाम की मेडिसिन है ये फंक्शन करती है। अभी बोला टी सेल, इम्यूनिटी रिलेटेड जो भी कैंसर्स होंगे वहां पे अगर टी सेल हिट हो जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है, या फिर पूरी लाइफ बेड पे भी रह सकते हैं। तो ये ऑप्डिवो PD-1 नाम की एक प्रोटीन है, उसके ऊपर भी एक्ट करता है और टी सेल के ऊपर भी एक्ट करता है। नेक्स्ट किस किस के अगेंस्ट यूज करा जा सकता है, तो स्किन आ गया, लंग्स आ गए, एंड किडनी आ गया। हॉकिन लिम्फोमा, लिम्फोमा वर्ड यूज कर लिया तो क्या आ जाएंगी? नहीं, लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स, हाँ, छोटी छोटी गांठें होती है ना पूरी बॉडी पे जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, तो वो जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें स्वेलिंग आती है। क्यों आती है स्वेलिंग? क्योंकि कैंसरस सेल की एक एक्टिविटी होती है कि वो एबनॉर्मल तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड
ग्रो नहीं बोलेंगे उसको, डिवाइड करते हैं, वो नंबर इंक्रीज करते रहते हैं अपना, ठीक है, साइज उतना ही रहता है जैसे बाकी हेल्दी सेल्स का होता है, वो बस डिवाइड करते जाते हैं और डिवाइड ही करते रहेंगे। सोचो हमारी हाइट तो फिक्स होती है और वहां पे एक जगह पे सेल की एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ हो रही है, तो पहले ट्यूमर की फॉर्म भी हो सकती है, ब्लड के केस में आपको पता है वो ब्लड के अंदर फ्लो करेंगे रादर देन कोई ट्यूमर वगैरह प्रोवाइड करे। नेक्स्ट आ जाओ, अब स्टॉक पाइलिंग इक्वल टू इन्फ्रिंजमेंट। स्टॉक पाइलिंग मतलब आपने सारी चीजों को इकट्ठा कर लिया, यहाँ पे दवाई की बात हुई है। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है आपने उस चीज का उल्लंघन करा हुआ है, तो आप स्टॉक नहीं इकट्ठा कर सकते एज पर दिल्ली हाई कोर्ट। अभी आनी है इसके ऊपर और सारी बातें। इसी के अलावा एक और केस अभी चल रहा है, सेमाग्लूटाइड कब पड़ी थी, वेट लॉस ड्रग में, इनका भी केस चल रहा है जो नोवो नॉर्डिस्क है। दो ही मेडिसिन आपने पढ़ी है, दोनों के बीच में केस भी चल रखा है। यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी लैब आ जाती है इंडिया की, तो इनका भी केस चल रखा है। रिजडीप्लाम कहाँ पे पड़ी थी, स्पाइनल मस्कुलर रेट्रोफी, ये 80 लाख रुपए का जो खर्चा आ रहा था, याद है ना, सेबा करके लड़की है, पेशेंट है फ्रॉम केरला, तो 80 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। तो नाटको नाटको ये आपकी दिल्ली फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्होंने पिटीशन डाली हुई थी कि लाइसेंस दे दीजिए इनको, ताकि जो फॉरेन से कंपनी से रिजडीप्लाम आ रही है ये अपने को महंगी पड़ रही है, तो यहाँ पे सस्ती पड़ेगी, ठीक है। हमें ये ज्यादा महंगी बेच रहे हैं। एक खास बात ये भी देखी थी, चाइना और पाकिस्तान को सस्ती बेच रहे थे, चलो वो पार्शियलिटी आ गई। लग गया पता इस आर्टिकल के बारे में। तो ऐसे केसेस भी आते रहते हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अगेंस्ट होते हैं। थोड़ा सा टफ था, आपको ये द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस में नहीं मिलेगा क्योंकि ये इकोनॉमिक टाइम्स में आया हुआ था। चलो नेक्स्ट आर्टिकल। नाउ राजेंद्र चोला वन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सिंस 1000 ईयर्स हो चुके हैं इनको गंगाई कोंडा चोलापुरम को एस्टेब्लिश किए हुए, तो अब एक कमेमोरेटिव कॉइन, कमेमोरेटिव मतलब जिसको एक मेमोरी में, एक याद में हम कॉइन को पब्लिश करते हैं, तो ये सरकारें करती हैं, उसको आप मिठाई या कुछ खरीदने के लिए यूज नहीं कर सकते, तो कमेमोरेटिव पर्पज से होता है। हाँ जी ठीक है, ऑनलाइन। कौन से वाला, नहीं नहीं ये कमेमोरेटिव होते हैं, बस याद में पब्लिश करे जाते हैं, सर्कुलेशन में नहीं होते ये। यहाँ पे राजेंद्र चोला की फोटो बनी होगी, वो तो गवर्नमेंट की चॉइस होती है। कई क्वाइंस में आप देखोगे फोटोज बनी होती हैं, तो वो गवर्नमेंट की चॉइस होती है। अगेन ये तो कमेमोरेटिव वर्ड ही लिख दिया ना, कमेमोरेटिव, तो ये रहेगा। चलो जी नेक्स्ट आते हैं राजेंद्र चोला वन, तो इनके कंक्वेस्ट के ऊपर हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट एंड लोकेशन क्या है, आपको जाना होगा तो चले जाना, बृहदेश्वर टेम्पल, वहां पे प्राइम मिनिस्टर जी को इनवाइट करा गया है। बाकी भी जा सकते हैं विद प्रॉपर जो कूपन्स वगैरह बाहर दिए जाएंगे। एनीवेज एग्जीबिशन में क्या चीजें दिखाई जाएंगी, तो जो राजेंद्र चोला वन की कॉन्क्वेस्ट थी, उन्होंने जो ट्रॉफीज जीती थी, स्कल्पचर्स थे, स्कल्पचर यहाँ पे लिखे हैं शेवाइट सेंट, मतलब जो हिंदुइज्म में आप सुनते हो वैष्णविज्म था, शैविज्म था, तो जो राजेंद्र चोला वन थे ही वॉज स्टंच फॉलोअर ऑफ शैविज्म। शैविज्म यानी कि शिवा के भक्त थे। नाउ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे चलते हैं, तो उसके लिए एक स्टोरी सुना देती हूँ मैं आपको पहले। देखो जो चोला एम्पायर है वो आप 2 बार पढ़ते हो हिस्ट्री में, याद है, चोला चेरा पांड्यास, वो आपकी 1st to 3rd सेंचुरी एडी की बात करी जाती है। अभी जो बात हो रही है वो 8th to 10th सेंचुरी एडी की बात करी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो किंग आए थे वो थे विजय लाया, एस्टेब्लिश कर दिया था चोला एम्पायर, पर उतने एमिनेंट नहीं थे कि एक राजा बोला जा सके कि उसने बहुत ज्यादा एक्सपांशन करा, तो उतना ज्यादा आप इतिहास में इनके बारे में पढ़ते भी नहीं हो। फिर उसके बाद आए थे अपराजित। अपराजित जो थे, नाम तो इनका अपराजित था वैसे, पर पहली वॉर में ये हार जाते हैं, तो जो पोएट्स वगैरह होते थे उन्होंने ऐसे ही बोला हुआ है कि नाम अपराजित था पर पराजित हो गए थे। प्रांतक नाम का एक राजा था, पल्लवा डायनेस्टी आप पढ़ोगे, उन्होंने इनको डिफीट कर दिया था। इनकी भी बारे में आप ज्यादा नहीं पढ़ोगे, बातें शुरू होंगी फ्रॉम राजा राजा वन। राजा राजा वन जो थे इनको काफी एमिनेंट रूलर माना जाता है। इन्हीं के जो लड़के थे वो आ जाएंगे राजेंद्र चोला वन, राजेंद्र चोला वन। फिर इन ये तो सबसे ज्यादा एमिनेंट थे, बहुत सारे टाइटल्स इनको मिले, जहां भी जाते थे एक नया टाइटल ले लिया करते थे। फिर इनका लड़का आता है राजा अधिराजा, राजा अधिराजा, ये इतने ज्यादा एमिनेंट नहीं थे। डिक्लाइन ऑफ चोला एम्पायर यहां से आपको दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे सिर्फ राजेंद्र चोला वन की कि इनकी क्या क्या कॉन्केस्ट रही थी। सबसे पहले तो मैप पे आ जाओ, अगेन तमिलनाडु वाला एरिया है, नीचे आपको पता है श्रीलंका का एरिया है, अनुराधपुरम एक डायनेस्टी आप यहाँ पे पढ़ते हो। तो राजा राजा वन ने भी यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट करे थे, पर ज्यादा लूटा नहीं था। पर जब लड़का आया राजेंद्र चोला वन, खूब सारा लूटा श्रीलंका वाले पार्ट को। पहला कॉन्क्वेस्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। फिर ऊपर यहाँ पे गंगा का पानी आया करता था, जो आपका बिहार, उस टाइम पे डिमार्केशन तो नहीं थी ना,
तो हम बंगाल वाला एरिया बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो डायनेस्टी रूल कर रही थी उसका नाम था पाला डायनेस्टी। और अगर राजा की बात करें तो महिपाल थे। एक दिन क्या हुआ कि राजेंद्र चोलावन ने बोला कि मुझे भी गंगा का पानी चाहिए, तो महिपाल ने मना कर दी। राजेंद्र चोला ने थोड़ी ईगो पे ले ली, उन्होंने बोला युद्ध होगा। राजेंद्र चोलावन गए यहाँ पे, और यहाँ पे जब गए तो इनको डिफीट करा। जो महिपाल थे, पाल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अब जब धोती लपेटी थी, अपना कंटेनर भी लेके गए थे, और यहाँ पे जैसे इनको पीट के साइड में किया तो उसमें एक कंटेनर के अंदर पानी भर लिया, गंगा का पानी। फिर वापस आते हैं और यहाँ पे अपने आप को टाइटल ले लेते हैं गंगाई कोंडा का। कोंडा का मतलब होता है बड़ा, महान, ग्रेट। और यहाँ पे जाके एक तालाब भी बनाते हैं जिसको बोल दिया गया गंगाई कोंडा चोला। और जो सिटी एस्टेब्लिश हुई उसको बोल दिया गंगाई कोंडा चोलापुरम। बड़ा लंबा नाम है, गंगाई कोंडा चोलापुरम। तो ये सिटी ऐसे एस्टेब्लिश हुई। यहाँ भी आप टेम्पल देखोगे, बृहदेश्वर टेम्पल, जिसकी कंस्ट्रक्शन इनके फादर राजा राजा वन ने स्टार्ट कर दी थी, पर कंप्लीशन जो करी और जिसको फ्लरिश करवाया, मैग्निफिसेंट बनाया, वो किसने बनाया था? राजेंद्र चोला वन ने। तो पहली फाइट यहाँ पे देख रहे हो आप, श्रीलंका की तरफ हुई है। दूसरी फाइट अपने ही बंगाल वाले एरिया में। फिर यहाँ पे बॉर्डर एरिया आ जाएगा, बर्मा के साथ फाइट होगी, यहाँ पे भी एक्सपांशन कर लिया। फिर साउथ ईस्ट एशियन, यहाँ पे एक डायनेस्टी होती थी आपके इंडोनेशिया वाले एरिया में, शैलेंद्र डायनेस्टी। शैलेंद्र डायनेस्टी के जो राजा थे वो बैठे हुए हैं एक दिन, और उनके दरबारी बोल रहे हैं कि एक राजा है, तमिलनाडु की बात हो रही है, नाम है राजेंद्र चोलावन, बड़ा एमिनेंट है, बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा ग्रेट है। तुम दरबारी हो, तुम अपने राजा के सामने किसी और राजा की तारीफ कर रहे हो, ये हर्ट हो गए। इन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, मेरी ताकत दिखाने का जब टाइम आएगा तब तुम्हें पता लगेगा कि एक्चुअल में कौन ज्यादा स्ट्रांग है। ये अब बीच में खबरी बैठे होते थे। खबरी गया पानी से तैरते तैरते और राजेंद्र चोलावन के पास पहुंचा, बता दिया इसको कि ऐसे ऐसे शैलेंद्र डायनेस्टी ने बोला कि तू कहाँ ज्यादा स्ट्रांग है, मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ। इन्होंने भी ईगो पे ले लिया, आए वापस से शैलेंद्र डायनेस्टी को यहाँ पे डिफीट करा, ये एरिया भी कॉन्कर करा। यहाँ पे आगे मलेशिया वाला एरिया आ जाएगा सारा, मले भी बोलते थे उस टाइम पे, या फिर सबसे बढ़िया जो टर्म है केदा, ये पुराना नाम है। फिर मलेशिया के राजा को डिफीट करा। तो आप क्या देख रहे हो, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी एक्सपांशन हो रही है। अरेबियन साइड में इनकी कोई फाइट तो नहीं थी, पर यहाँ पे ये ट्रेड किया करते थे। अब जब इतना ज्यादा एक्सपांशन कर लिया था, तो इस एक्सपांशन के बाद इन्होंने सोचा कि चलो ये हरा तो दिए हैं, अब ट्रेड पे ज्यादा फोकस करते हैं, अगेन इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। इसके बाद इन्होंने अपनी रूट्स चाइना की तरफ भी फैलाई, और यहाँ पे सॉन्ग चाइना हुआ करता था उस टाइम पे, तो इनके साथ भी ट्रेड एस्टेब्लिश करते हैं। और इसी के साथ चोलास को पाइनियर ऑफ पंचायत सिस्टम भी बोलते हो आप, और ये आज भी आंसर राइटिंग में हम यूज करते हैं। जो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम था वो किसने शुरू करा था? चोला एम्पायर ने। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं अपने को एविडेंसेस मिलते, पहले भी डिसेंट्रलाइजेशन के हमें एविडेंसेस मिले हैं, पर वहां पे सेंट्रलाइज्ड रूल ज्यादा था। जो भी उनको एडवाइस दिया करते थे, पोएट थे, जो मर्जी थे, जैसे अगर चाणक्य जी की बात करें तो वो भी यही बोलते थे ना कि राजा स्ट्रांग होना चाहिए। पर यहाँ पे आप क्या देखोगे कि अगर आपको लोकल लेवल तक काम करवाना है तो आपके पास लोकल गवर्नेंस का प्रोविजन भी होना चाहिए। तो जो पंचायत के पाइनियर माना जाता है, चोला एम्पायर को ही मानते हैं हम। थोड़ा सा आइडिया लग गया कौन थे ये राजेंद्र चोला? काफी ज्यादा मैग्निफिसेंट आपको दिखेंगे, कितना ज्यादा इन्होंने एक्सपांशन अपना किया था। चलो इनके ऊपर अभी भी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ये आपके पंजाब के पेपर में ना लिखा नहीं है सिलेबस में, पर सवाल पूछे हुए हैं, तो आप इसको स्किप ना करें जो भी पंजाब से बिलोंग करते हैं। चलो जी, अब देख लेते हैं फटाफट से हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था। तो चोला कैपिटल रही आपकी गंगाई कोंडा चोलापुरम। जो सिटी आप बात करते हो, पहले तंजावर हुआ करती थी इनकी कैपिटल, तमिलनाडु में ही शिफ्ट कर ली बाद में जब ये गंगाई कोंडा चोलापुरम की एस्टेब्लिशमेंट होती है। 250 साल तक रही, फिर राजा धी राजा वगैरह आते हैं, फिर डिक्लाइन शुरू हो जाता है चोला एम्पायर का। और एक रिवर थी यहाँ पे, कोलिदम रिवर। कोलिदम रिवर आपने ध्यान में रखनी है, क्यों आगे बात करेंगे। कॉलोनियल डैमेज, अब यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ने डैमेज कॉज करा था, कैसे करा? अब हम बहुत आगे आगे मॉडर्न पीरियड की बात करी जा रही है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो ये बृहदेश्वर टेम्पल था उसकी इंटे निकाली और बोला कि हम डैम बना रहे हैं एक, और इसका नाम था दैट इज कोलिदम अनाइकट, कि यहाँ पे हमें थोड़ी सी इंटे चाहिए होंगी, तो टेम्पल की निकाल दी। तो लोगों ने तो प्रोटेस्ट करना था, आप मंदिर की इंटों को निकाल रहे हो। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर ने श्योरिटी दे दी कि हम ना जोड़ देंगे दोबारा से, जो भी रेनोवेशन होगी हम करवा देंगे। बोल तो दिया, अब करवाना भी जरूरी था, लोगों ने वेट करा, तो उन्होंने प्रोटेस्ट रेज करा। जिन्होंने प्रोटेस्ट रेज करा, आपको पता है ब्रिटिशर क्या करते थे, उनको पनिशमेंट दे दिया करते थे। बाद में पता भी नहीं चलता था कि वो जिसने प्रोटेस्ट करा था वो गया कहाँ पे। तो वही यहाँ पे भी हुआ था से।
देन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन, तो एक गैजेट आता है साउथ इंडिया का 1855 में, के ए नीलाकांत शास्त्री जी बोलते हैं जैसे बेबीलोन का एरिया डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, रुइन कर दिया गया था, वैसे ही गंगाई कोंडा चोलापुरम का एरिया ब्रिटिशर्स के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अब बेबीलोन याद है, मेसोपोटामिया वाला एरिया, तो बस उसका जो ये ईस्टर्न वाला पार्ट है जो कुवैत और आपकी पर्शियन गल्फ और थोड़ा सा ईरान के साथ टच करेगा, मेन लैंड किसका है, तो इराक का ही है। ठीक है, इस एरिया को भी रुइन करा गया था, तो इसके साथ कंपेयर करा जो ये बृहदेश्वर टेम्पल की डिस्ट्रक्शन करी गई थी। देन आते हैं किंग राजेंद्र चोला वन, जिनकी अभी हमने ये सारी स्टोरी सुनी। तो देखो, कॉन्करर ऑफ केधा, अपने आप को एक टाइटल दिया कदाराम कॉन्डन। अब ये कदाराम कॉन्डन का मतलब है जिसने कॉन्कर करा है मलेशिया वाला एरिया, ये जो मले पेनिनसुला आपने सारा देखा उसको कॉन्कर कर लिया। एंड केधा पहले वाली जो स्टेट थी मलेशिया की उसको केधा ही बोला जाता था। एंड गंगाई कोंडा चोला, ये कब इन्होंने टाइटल लिया गंगाई कोंडा का, जब महीपाल को डिफीट करा, ठीक है, पाल डायनेस्टी को डिफीट करा। तो ब्रिंगर ऑफ गेंग्स रिवर, मतलब गंगा रिवर ऊपर से नहीं जाती, नीचे आपने तालाब भी बना दिया जिसमें गंगा का ही पानी है। तो वो जो कंटेनर ले गए थे फाइट के टाइम पे, ये देखो, अगर आपको ये सारी कॉन्क्वेस्ट दिखाने हो एक मैप के ऊपर, इस मैप को आप जरूर से बनाएं, ठीक है, दिख जाएगा ना सारा कुछ यहाँ पे। साथ ही में टाइटल भी मेंशन कर दो कि यहाँ पे जब मले पेनिनसुला पे अटैक करा तो केधा का जो कॉन्कर कर लिया, तो उसके बाद कोदाराम कॉन्डम का इन्होंने अपने आप को टाइटल दे दिया था। एंड नेक्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ये अपने ही पार्ट्स हैं, यहां तक भी एक्सपांशन आपको मिलेगी। श्री विजया, ये श्री विजया जो है एक कलेक्टिव नेम है, जावा वाला एरिया, जावा अगेन इंडोनेशिया वाला एरिया आ गया, मलेशिया आ गया, और आपका सुमात्रा वाला रीजन आ गया। सुमात्रा की जब बात हो रही है तो किसकी बात हुई, इंडोनेशिया की। तो वो जो सेलेंदर डायनेस्टी वाला रीजन था वो यही था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है श्री विजया। तो यहाँ पे ये सारा एक्सपांडेड था, बाद में हुई ना डिमार्केशन, तो उस टाइम पे तो सेम ही हुआ करता था। एंड पेगू आइलैंड्स, ये पेगू आइलैंड्स कहाँ पे थे, ये चाइना वाला पार्ट आ जाएगा, मेनलैंड। सेपरेशन है ताइवान, क्लेम चलते रहते हैं आपको पता है। बीच में एक स्ट्रेट आती है जिसको बोलते हैं ताइवान स्ट्रेट, बस यहीं पे सेंटर में है पेगू आइलैंड। अब इसका नाम बदल चुका है, कुछ पैगमी करके रख दिया हुआ है, तो उस टाइम पे पेगू आइलैंड्स हुआ करते थे जो ताइवान स्ट्रेट के अंदर आपको मिलेंगे। एंड उसके बाद ट्रिब्यूट तमिल चोला, जब इन्होंने ट्रेड को एस्टेब्लिश करा तो कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, ये काफी तारीफ किया करते थे राजेंद्र चोला वन की। डर बैठ गया ना कि ये तो डिफीट भी कर सकता है, तो इससे अच्छा है तारीफ ही कर देते हैं। तो दो ही ऑप्शन होती है, या तो लड़ लो या तो फिर उनके साथ अच्छे हो जाओ, फ्रेंडली रिलेशन डेवलप कर लो। चाणक्य के जो आप 7 वेज पढ़ते हो कि कैसे आप एक अच्छा, चाणक्य नीति भी बोलते हैं, और 7 जो थे उसको क्या बोलते थे, सप्तांग। सप्तांग का मतलब होता है 7 रास्ते आपको दिखाए हुए हैं कि कैसे आप बेटर रूल कर सकते हो, तो वो भी मेंशन होता है। हाँ हाँ ठीक है, और मल्टीपल एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हो, मैंने चाणक्य का दे दिया। चलो जी, बाकी यही स्टोरी है गंगाई कोंडा चोलापुरम वाली। और लोकल सेल्फ गवर्नेंस वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आपसे मेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली हिमाचल प्रदेश वाले याद रखेंगे इसको, पंचायत के ऊपर हर साल क्वेश्चन आना है, तो मतलब आना है, वहां पे जरूर से एंशियंट हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल उठा के लिखो, ठीक है। एंड नेक्स्ट, आप तो उर्वशी हो ना, बड़े दिन बाद आए ऐसे लगा मुझे, आए थे कल, कल आए थे, अच्छा हाँ आपने बोला था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, अब ऐसा भी नहीं था कि ये खुद शैविज्म को अगर फॉलो करते थे तो बाकी धर्मों को इन्होंने फ्लरिश नहीं होने दिया, बुद्धिज्म को भी फ्लरिश करने दिया, बहुत सारे स्तूप्स भी वहां पे बनाए। अब ये स्तूप क्या होते हैं, एक मिनट एक मिनट, इंसिडेंट ही बोलेंगे, एक्सीडेंट उन्होंने किए नहीं ज्यादा, ठीक है। हाँ ठीक, हाँ बस ये होता था कि बुद्धा जी के रेलिक्स हुआ करते थे, पर कुछ कमेमोरेटिव स्तूप्स भी हुआ करते थे जिनको सिर्फ याद में बना देते थे जो भी उनके फॉलोअर हुआ करते थे। अब रेलिक्स की अगर बात करें तब तो टोटल 9 ही स्तूप आपको मिलेंगे जो एक्चुअल में रेलिक्स के ऊपर बने हैं। बाद में अशोका आते हैं, दोबारा से उन रेलिक्स को बाहर निकलवाते हैं कि मुझे और ज्यादा स्तूप्स बनवाने हैं, तो पता नहीं 84,000 के आसपास आपको छोटे छोटे स्तूप्स और मिलते हैं। तो रेलिक तो हर जगह पे नहीं हो सकते, तो कमेमोरेटिव स्तूप्स आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। अगेन वर्ड आ गया कमेमोरेटिव, मतलब याद में होंगे, कोई भी बनवा सकता था। बाद में फिर जगह वगैरह कम पड़ने लगी तो स्तूप्स के ऊपर भी कंट्रोल आ गया था। चलो जी, दैट्स ऑल। तो ये आपने एक बार हिस्ट्री का टॉपिक भी रिवाइज कर लिया सिंस ये न्यूज में था, ठीक है। अभी 27 जुलाई को दोबारा से आएगा, द हिंदू पे जरूर देखना, क्यों, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की वहां पे विजिट होगी। इलई राजा करके एक
म्यूजिशियन है वो भी आएंगे, 20 मिनट्स का उनका परफॉर्मेंस रहेगा, वो भी आप जरूर देखें। नाउ स्लोवेनिया दोबारा से न्यूज में था, रीजन बिहाइंड, यहाँ पे भी असिस्टेड डाइंग को अलाउ कर दिया गया है। अब आपने क्या करना है, असिस्टेड डाइंग हमने बहुत ज्यादा पढ़ ली है, दो तरह की पढ़ी थी, वॉलंटरी इनवॉलंटरी आपको पता है। इन वॉलंटरी में एक ही कैटेगरी थी जहां पे लिविंग विल दे दी होगी पेशेंट ने खुद, या फिर एक केस था असिस्टेड सुसाइड वाला जहां पे प्रिस्क्रिप्शन दे दी थी। तो हम पढ़ेंगे यूथेनेशिया और दूसरी तरफ है असिस्टेड सुसाइड। यूथेनेशिया दो तरह की थी, वन वाज एक्टिव, दूसरा था पैसिव। एक्टिव में क्या हुआ था, लिथल डोज, पॉइजन वर्ड यूज नहीं करना है, उसको लिथल डोज बोलेंगे क्योंकि डॉक्टर पॉइजन तो नहीं देंगे ना, लिथल डोज वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। तो डॉक्टर ने क्या किया, पेशेंट को लिथल डोज दे दिया जिस वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। दूसरी आती है आपकी पैसिव, जिसमें जिस सपोर्ट सिस्टम के ऊपर पेशेंट सरवाइव कर रहा था उसी को आपने रिमूव कर दिया। जरूरी नहीं है वेंटिलेशन ही हो, जरूरी नहीं है आईसीयू ही हो, यहाँ पे मेडिकेशन भी हो सकती है जिसके ऊपर पूरा का पूरा पेशेंट डिपेंडेंट था। एंड तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज असिस्टेड सुसाइड। यहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन दे देगा डॉक्टर कि इस मेडिसिन से आपकी डेथ हो सकती है, तो आपकी इच्छा है, आपको अगर ये लेनी है तो कंप्लीटली योर चॉइस, तो वॉलंटरी नेचर आपको असिस्टेड सुसाइड में मिल जाएगा। तो अगेन स्लोवेनिया ने भी इसको अलाउ कर दिया है। कैपिटल इज जुब्लाना, और स्लोवेनिया की बाउंड्रिंग कंट्रीज ऊपर आपको पता है ऑस्ट्रिया और हंगरी था, और इधर इटली था, नीचे की तरफ सी से क्रोएशिया। हाँ जी, यस ऑनलाइन, हाँ जी, क्योंकि इन कंट्रीज में एक प्रॉब्लम जो देखने में आई कि जहां पे ये अलाउड कर दिया गया था असिस्टेड डाइंग का कॉन्सेप्ट, ये लोग जब लास्ट की स्टेज में कोई पर्सन टर्मिनली इलनेस से सफर कर रहा है तो दूसरी कंट्रीज में ले जाते हैं, फिर वहां पे तो अलाउड है, वहां पे डॉक्टर से अप्रूवल लेते हैं और उनकी हत्या करवा दी जाती है। अब नीदरलैंड और बेल्जियम ही देख लो, वहां पे भी बहुत सारी कंट्रीज के जा रहे थे, जैसे फ्रांस हो गया वन ऑफ द एग्जाम्पल जिन्होंने रिसेंटली ये बिल पास करा असिस्टेड डाइंग का। तो फ्रांस के भी बहुत सारे लोग बाहर जाया करते थे, थोड़े टाइम के लिए वहां रहते थे, तो लास्ट में असिस्टेड डाइंग वहां पे अलाउड थी, तो पर्सन को मार दिया जाता था। अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा ना, इधर ही करवा लो अपनी कंट्री के अंदर। फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी वो भी एक इशू आता है, आपको मैंने समझा दिया था, पर्सन तो सफर करता ही है पर फैमिली मेंबर्स भी सफर करते हैं। तो जब भी ये प्रोटेस्ट रेज होते हैं तो दो ही रीजन होते हैं, नंबर वन टर्मिनली इल है कोई पर्सन कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा पेन से सफर कर रहा है, कि इससे बेटर डिग्निटी के साथ उसकी डेथ हो जाए, एक रीजन ये। दूसरा जो फैमिली मेंबर्स का कंसर्न रहता है कि जितना भी कमाया होता है टर्मिनली इल डिजीज के ऊपर सारा ही पैसा लग जाता है। ठीक है, इंडिया में भी सेम केसेस होते हैं, पर इंडिया में आप अलाउ ही नहीं कर सकते, यहाँ पे दिमाग ही बहुत डेंजरस है लोगों का, पता नहीं क्या ही मिसयूज करेंगे इसका। ठीक है, चलो, तो स्लोवेनिया आपने देख लिया, 4 बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं इसकी, ऊपर ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोएशिया और उस तरफ इटली। चलो जी, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते, मैंने ज्यादा नहीं इसको अब डिटेल में कवर करा, आपके पास नोट्स पड़े हुए हैं, वही दोबारा से रीड करने हैं, वही आना है आर्टिकल में, और तो कुछ चेंज नहीं है। नाउ आते हैं आपके एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ड्रैगन फ्लाई के ऊपर, लाइरियोथेमिस अब्राहमी। अब्राहमी नाम से लग रहा है कुछ ऐसे किसी के नाम पे रखा होगा। अरे ठीक है, अब्राहम सैम्यूल, ठीक है, इन्होंने ड्रैगन फ्लाइज की बहुत स्टडी करी थी, मैंने रिलीजन नहीं पूछा था, मैंने ये पूछा था कि क्या लग रहा है आपको, तो यहाँ से नाम डिक्लेयर हो रहा है। तो उन्होंने काफी लाइफ अपनी कंट्रीब्यूट करी ड्रैगन फ्लाई को स्टडी करने के लिए, और ये जो स्टडी होती है ड्रैगन फ्लाई की उसको बोलते हैं ओडोनेटोलॉजी। अब यहाँ पे दो शब्द आएंगे, एक ओडोंटोलॉजी होता है, ओडोंटोलॉजी याद रखिएगा ये दांतों से रिलेटेड है, ये ओडोनेटोलॉजी है। और आपके हरियाणा के कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, हरियाणा में एक क्वेश्चन स्टडी के ऊपर जरूर पूछा जाता है, कोई सी भी उठा के दे देंगे, जैसे 2023 में एंटोमोलॉजी आपसे पूछी गई थी। क्या होती है एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स की स्टडी जिसमें करी जाती है, बीएससी में लिया था किसने, लिया जाता है, हमारे कॉलेज में तो ऐसे रूल था कि जिनका इवन में होगा रोल नंबर उनको एंटोमोलॉजी दे दी जाएगी, वो इंसेक्ट की स्टडी करेंगे, और जो बाकी होंगे वो बायोटेक पढ़ेंगे। तो हम तो ऐसे थे, जो मर्जी दे दो, क्या ही फर्क पड़ता है। फिर एंटोमोलॉजी हमने पढ़ी थी, सबसे स्ट्रिक्ट टीचर हमें मिलती है, और बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने, मजा आ गया, मतलब इंसेक्ट से प्यार ही हो गया। फिर एक दिन हम जाले जूले उठा के गए भी बाहर इंसेक्ट पकड़ के, मैंने सोचो क्या पकड़ा, येलो वेस्प। मैम बोलती उसको मैं कैसे पकड़ूं अब मैं क्या, अब ये आ गई है नेट में, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, इतना मजाक बना उस दिन। येलो वेस्प, भ्रिंड, धर्मोड़ी, सबकी लैंग्वेज में। कईयों ने क्या बोला था, इंसेक्ट की स्टडी क्यों करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, नहीं आंसर आना ही था वैसे, पेस्ट कंट्रोल। बहुत सारे इंसेक्ट
नेचुरली पेस्ट को कंट्रोल भी करते हैं। अभी ड्रैगन फ्लाई के लास्ट वाले पॉइंट पे यही पढ़ना है तो वहां पे बता देती हूँ। तो अगर इंसेक्ट की स्टडी पूछी जाए तो वो एंटोमोलॉजी है, और अगर आपसे सिर्फ ड्रैगन फ्लाई की पूछी जाए तो ओडोनेटोलॉजी है। अब 2023 में भी एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स की बहुत सारी स्टडीज करी गई थी। ये हमें एनवायरमेंट के बारे में बताते हैं, इंसेक्ट की कितना अच्छा है एनवायरमेंट, आपका पॉल्यूशन कितना ज्यादा रेज हो रखा है। जहां पे भी पॉल्यूशन आएगा कुछ इंसेक्ट्स होंगे वो उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं, या तो उनकी डेथ हो जाती है या किसी और एरिया में शिफ्ट कर जाते हैं। इंसेक्ट्स के केस में माइग्रेशन टफ होती है क्योंकि एक तो साइज छोटा होता है, बारिश लगी तो मर जाते हैं ये, तो माइग्रेशन बहुत कम होती है, मे बी डेथ ही होती है उस केस में। ये टीथ की आ जाती है, इसमें आप डीएनए वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हो, दैट इज ओडोंटोलॉजी। ठीक है, ये ओडोनेटोलॉजी है, याद रखना इसको। और हरियाणा के पेपर में स्टडी आती ही आती है, एक साल मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो स्टडी के ऊपर रहता ही है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आज ही स्टडी को करा गया, 10 साल से ये स्टडी चलती आ रही थी। इससे पहले एक और ड्रैगन फ्लाई थी जिसका नाम सेम जीनस है, लाइरियोथेमिस। वही पीछे आपने देखा लाइरियोथेमिस ही है, पर वो फ्लेवर थी, कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलती थी, तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि सेम ही होएगी। फिर इनका थोड़ा सा और स्टडी जब करा तो मेल एंड फीमेल की जो बॉडी है वो काफी डिफरेंस है, मतलब मेटिंग करते हुए देख लिया, रिप्रोडक्शन करते हुए देखा, तो बॉडी का डिफरेंट मॉर्फोलॉजी है। अब मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल स्टडी, जो हमारे बाहर के फीचर होते हैं बॉडी के उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ये शो करती है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था जब एलिफेंट वाला केस हुआ था 2022 में। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि आप जेंडर को बाहर के बॉडी फीचर्स देख के पता लगा सकते हो कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। अब इस फोटो को भी अगर देखोगे, इन पार्ट्स को बोलते हैं हेम्यूल्स। हेम्यूल्स, ये रंग मतलब काफी रंगीन से आपको दिखेंगे, ऑरेंज कलर के दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी सी येलो कलर की शेड भी है। पर वहीं पे अगर फीमेल वाली बॉडी को देखोगे तो ब्लैक कलर ज्यादा डोमिनेटिंग है और येलो कलर के ट्राइंगल से बने हुए हैं छोटे छोटे। तो मतलब आपने बॉडी का स्ट्रक्चर देख के पता लगा लिया कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, उसे ही क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। बाकी अगर आप ऑप्शनल कोई भी एंथ्रो लेते हैं तो वहां पे ये वर्ड बहुत रैंडम यूज होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ओके, नेक्स्ट कहाँ पे ये स्टडी करी गई, तो आपको इतना पता होना चाहिए, इसमें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्वॉल्व था, बाकी केरला के कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व थी। एंड सुपरफिशियल सिमिलैरिटी, मतलब ऊपर से देख के एकदम से लग रहा था कि सेम ही स्पीशी होंगी। अब जैसे येलो कलर है, थोड़ा सा ऑरेंज के कलर के साथ ये टिंच दे रहा है, तो ऐसे आइडिया लगा लिया कि ये फ्लेवर ही होगी। पर बाद में जब ढंग से स्टडी करा तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिला, मेल और फीमेल दोनों ही डिफरेंट है, ये फ्लेवर वाली स्पीशी बिल्कुल अलग थी। आपसे सवाल या तो डायरेक्ट पूछेंगे, ये साइंटिफिक नेम दिया होगा, अगर यूपीएससी की बात करूं आपने बताना है ये क्या चीज है। जैसे सिल्क वॉर्म के ऊपर हिमाचल ने भी क्वेश्चन पूछा था साइंटिफिक नेम देके, तो ड्रैगन फ्लाई का आप यूपीएससी में इमेजिन कर सकते हो कि वहां पे पूछा जा सकता है, तो याद रखना इसको। एंड नेक्स्ट, पब्लिश कहाँ पे करा ये कोई नहीं आपसे पूछेगा। नेक्स्ट चलते हैं इसका हैबिटेट। तो ये ब्रीडिंग कहाँ पे करता है, तो मैंने आपको जब स्टोरी बताई तो मैंने क्या बोला, वाटर बॉडी के आसपास होगा। तो इनका जो मेटिंग जोन होता है वो ऐसी जोन होती है जहां पे वाटर अवेलेबल होना चाहिए, वहीं पे ये मेटिंग करते हैं। एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, मतलब मेल का जो फीचर होगा वो आपको हेम्यूल ऑरेंज येलो कलर के दिखे, वाइब्रेंट से कलर थे। और अगर बॉडी भी नोटिस करी हो स्टार्टिंग में तो यहाँ पे ब्लैक की है हेड, और ये वाला जो होगा ये लगभग कॉमन सा है दोनों का, अगर ध्यान दो येलो कलर की है। देखो ये हेड होता है, एब्डोमेन वाला पार्ट होता है, ये टेल वाला पार्ट होता है इंसेक्ट्स के केस में। आपने याद नहीं करना पर मैंने बता दिया। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो लो लैंड 50 मीटर्स की हाइट पे भी आपको ड्रैगन फ्लाई मिलती है, 1100 मीटर की हाइट पे जाओगे वहां पे भी आपको ड्रैगन फ्लाईज मिल जाएंगी, मतलब फॉरेस्ट वाले एरिया में भी मिल जाएंगी, और जो डेसिडिवस रीजन होगा जहां पे पतझड़ बार बार रेंडम हो रही है वहां पे भी मिल जाएंगी, ड्राई एरियाज में भी आपको ड्रैगन फ्लाई मिल जाती है। और इसी के साथ जो ओडोनेट स्पीशीज है केरला के अंदर, उनका नंबर अब इंक्रीज हो गया है 191। स्टेट नहीं पूछेगा पर यूपीएससी जरूर पूछ लेता है, तो आपको नंबर भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। ओडोनेट मतलब जिसमें ड्रैगन फ्लाईज आपने डाल दी हुई है, हर टाइप की ड्रैगन फ्लाई यहाँ पे आपको मिलेगी, ओडोनेट्स। एंड नेक्स्ट, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो हर इंसेक्ट का होता है। जैसे मैं पहले मेरा क्वेश्चन होता था लीजर्ड का क्या रोल है, बताओ। ये भी इकोसिस्टम को मैनेज करती हैं, कैसे करती हैं? इंसेक्ट, आपने वो देखे एक मोथ टाइप के छोटे साइज के होते हैं, एक तो बड़े होते हैं जो तितली की तरह होते हैं, एक छोटे होते हैं जिसको, हाँ तो जिसको हम हमारी साइड गुडरू बोलते हैं, आपकी साइड क्या बोलते हैं? छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल। और जब ये अंडे ले करते हैं तो एक अंडा ले नहीं करते, ये करेंगे लगभग 50 100, और करेंगे भी कहाँ पे, अच्छी जगह ढूंढ के, ड्राई फ्रूट्स के अंदर।
ड्राई फ्रूट के हर एक जगह पे इन्फेस्टेशन करते हैं, और जब आप वॉलनट को ऐसे तोड़ोगे तो आपको लार्वे निकलते हुए दिखाई देंगे। क्यों वहां पे करा? क्योंकि लार्वल जो स्टेज होती है किसी भी इंसेक्ट की, वो होती है वेरोशियस। वेरोशियस का मतलब होता है उसको बस खाना 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 चाहिए होता है ताकि ग्रोथ प्रॉपर हो सके। तो लीजर्ड क्या करती हैं, जितने भी ये मोथ होते हैं छोटे बड़े साइज के, उनको खा लेती हैं। तो इकोसिस्टम को मैनेज करा। वैसे ही आपके इंसेक्ट्स होते हैं। अब इंसेक्ट में भी जो अपेक्स पे मानोगे, जैसे आप फूड चेन पढ़ते हो तो सबसे अपेक्स पे किसको ले लेते हो? ईगल को, कि बाद में लाइन भी जब मर जाएगा तो उसके बाद ईगल आके खाएगी, स्क्वेंजर की तरह एक्ट करेगी, सफाई कर देगी पूरे एरिया में। अब ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, लीजर को अब मैं साइड में कर रही हूँ, तो अपेक्स पे कौन आती है? ड्रैगन फ्लाई। एक तो अटैक भी करती हैं और साथ में जो मर गए होते हैं उनको भी खा लेती हैं। तो स्क्वेंजर की तरह भी एक्ट करी और इन्होंने फूड साइकिल को भी मेंटेन करा। ठीक है, अगर छोटे इंसेक्ट्स को नहीं खाएंगे ये, तो छोटे इंसेक्ट तो बड़े ज्यादा हो जाएंगे, तो उनको भी ड्रैगन फ्लाई खा रही है। तो नंबर 1 फीचर क्या आ गया? इसने पेस्ट कंट्रोल करा। और यहाँ पे आपको कोई स्प्रे नहीं डालना पड़ा। स्प्रे डालोगे तो ये चली जाती है उस एरिया को छोड़ के। अब गांव एरिया में भी देखना, ज्यादा ड्रैगन फ्लाई आपको नहीं मिलेगी। हमारी साइड एक बड़ी अच्छी वाटर बॉडी हुआ करती थी, फिर डस्टबिन का कॉन्सेप्ट आया, पता नहीं लोगों में क्या आत्मा आई, मैन्योर बनाने की जगह पे पानी के अंदर उस डस्टबिन को जाके पलटने लगे। अब वहां पे कोई पानी नहीं बचा। फिर और वैल्यू एडिशन सरकार ने कर दी, वहां पे डैम बना रहे हैं। पानी का फ्लो तब है जब बाढ़ आ रही है, उसके पहले है ही नहीं पानी का फ्लो, तुम डैम किस लिए बना रहे हो? फिर वो पानी इकट्ठा होता गया, सेडिमेंटेशन हुई। आज के टाइम पे वहां पे लगता ही नहीं है कि कोई वाटर बॉडी थी, वहां पे सिर्फ घास फूस अब बची हुई है। जब फ्लड आते हैं तब जाता है वो सारा बहता हुआ, अदरवाइज वहां पे फ्लो ही नहीं है। और डैम कहाँ पे बनते हैं? जहां पे कॉन्टिन्यूअस फ्लो हो, वाटर की अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। तो उसी पर चलो, ये सरकारों के काम ऐसे ही होते हैं कभी कभी ढीले। एंड दूसरा जो पर्पस होता है वो है इंडिकेटर। जहां पे भी पॉल्यूशन होगा वहां पे आपको ड्रैगन फ्लाई नहीं मिलेगी। और केरला के अंदर अगर आप जाओ, वहां पे नोटिस करो तो फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन सिंक की तरह भी एक्ट करते हैं। प्लस वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा है, पानी भी क्या करता है? कार्बन सिंक की तरह एक्ट करता है। तो एनवायरमेंट आपको, इफ कंपेयर टू अदर एरियाज जहां पे बहुत रैपिड तरीके से डेवलपमेंट चली हुई है, केरला वाले एरिया में आपको अच्छी मिलेगी। तभी तो ओडोनेट स्पीशी अभी इंक्रीज ही हो रही है, डिक्रीज नहीं हुई। तो ये एक तरह से पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह भी एक्ट करते हैं। सेम लाइकन का एग्जाम्पल आप पढ़ते हो, पहले वाले टाइम पे आपने अपने घरों के बाहर भी देखे होंगे लाइकेंस। अभी पिक्चर नहीं है मेरे पास, आपने देखे होंगे, वैसे पेड़ों के ऊपर दिखाई देते हैं। नहीं नहीं, लाइकेंस वो फायर फ्लाई होती है जो आप बोल रहे हो, जुगनू। जुगनू भी नहीं दिखाई देते अब, ज्यादा एक दो दिख जाते हैं, बहुत कम। हाँ, जिस दिन बारिश हुई होती है तो गांव वाले एरिया में आपको नहीं, गांव में दिख जाते हैं अभी भी। वहां पे खेत होते हैं ना, नीचे के एरिया में फॉरेस्ट होगा तो दिख जाते हैं। यहाँ पे तो नहीं देखे मैंने जुगनू, इतने 10 साल हो गए, कभी देखा ही नहीं जुगनू यहाँ पे। चलो एनीवेज, तो पोल्यूशन इंडिकेटर की भी तरह हमने देखा। और पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है। मस्किटोज को ये खा जाते हैं, लो मलेरिया हो सकता था, डेंगू हो सकता था, उन्होंने खा लिया तो आपको बीमारी से बचा लिया। तो लग गया ना पता कि कितना सिग्निफिकेंट होता है एक इंसेक्ट। बाकी इनको स्टडी क्यों करना होता है, रीजंस लग गए पता, दो यहाँ पे आपने पढ़ लिया। बाकी और बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, जैसे येलो वेस्प का क्यों पढ़ते हैं, उसको ना 2 टमी होते हैं। जैसे चींटी देखिए, उनको भी 2 टमी होते हैं, उससे भी बड़े साइज का होता है एक ब्लैक कलर का। क्या बोलते हैं उसको? मकोड़ा। हाँ, एंट को मकोड़ी बोलते हैं, बड़े वाले को मकोड़ा बोलते हैं। और जब ये मकोड़ा मर जाता है, चींटी उसको अपने सिर पे उठा के चली होती है, ये आज तो दावत है। चलो जो भी है, उनके आपने 2 पेट देखे होंगे। चलो ये बड़ा डेप्थ में चला जाएगा, ये आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मकोड़ा मकोड़ी हमने पढ़ ली है। लग गया ना पता, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हमें चाहिए। नाउ आर्टिकल ऑफ द डे, बायो इमू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ मकोड़ा ठीक है, यहाँ पे भी है। गुडरू ठीक है, स्मॉल इंसेक्ट मूविंग सब ठीक है, ठीक है ऑनलाइन। अब देखो, पहली बात तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करोगे जब, तो आप डायरेक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करोगे। मतलब आप नहीं करेंगे, जो साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च का काम कर रहे हैं उनके पर्सपेक्टिव से ये बोला गया है। सबसे पहले तो प्रोटीन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें बेसिक फॉर्म आती है। नंबर 1 इज प्राइमरी। तो बताओ मुझे, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या था? अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड को भी तोड़ दूं तो कौन सा मेन एलिमेंट निकल के आएगा? नाइट्रोजन सबसे जो कॉमन होती है, कार्बन यहाँ पे भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, कई जगह पे आपको सल्फर भी मिलेगा। तो अमीनो एसिड्स के भी डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। जब आपको सिंगल चेन मिलेगी तो उसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। इजी है देखने में, पता लग पा रहा है, वहां पे रेड कलर है, उधर बेबी पिंक है, यहाँ ऑरेंज है, ग्रीन है, मतलब सीधा सा स्ट्रक्चर है। दूसरा अगर देखोगे तो थोड़ी सी फोल्डिंग बेशक मिलेगी, जैसे ये अल्फा हेलिक्स इसको बोल देते हैं। डीएनए भी ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, फटाफट से 2 लाइंस ड्रॉ करी, इसको हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं।
एंड दूसरा अगर देखोगे तो शीट की फॉर्म में आपको दिख रहा है, ऐसे है ये शीट, पर फिर भी आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो अभी चीजों को, इजी सी डायग्राम लग रही है। थर्ड पे आओगे जब, जिसको टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये मिलेगा आपको 3 डायमेंशन में। अब सारे में लूपिंग हो चुकी है, कुछ चीजें आपको नहीं दिखाई देंगी, कुछ दिख रही हैं, कुछ नहीं भी दिख रही हैं। क्वार्टनरी में आओगे, अब तो सारी दुनिया ही खत्म हो चुकी है, यहाँ पे सब कुछ रोल हो चुका है, मतलब हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो अभी तक जितने भी हमने आर्टिफिशियल ये डिवाइसेस बनाए हुए हैं प्रोटीन को स्टडी करने के लिए, तो सबसे पहले किसको स्टडी करा होगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर को, इजी है। फिर दूसरे पे किसको करा होगा? सेकेंडरी। अभी जो हम पहुंच पाए हैं वो 3D स्ट्रक्चर तक, वो भी कौन सी फॉर्म? टर्शरी, जिसमें ज्यादा चीजें हमें विजिबल होनी चाहिए, अगर थोड़ी बहुत हिडन भी हैं फिर भी उनको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एंड क्वार्टनरी तक अभी पहुंचने की जरूरत है अपने को। अब होता क्या है, जितनी भी प्रोटीन होती है, सोचो अगर प्रोटीन ही ना हो बॉडी में, एंजाइम होगा? अगर जीन ही ना हो बॉडी में, एंजाइम प्रोटीन होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि जीन ही कंट्रोल कर रहे हैं सारी चीजों को। अब यहाँ पे ये जो छुपी हुई जगह है, जब आप कोई दवाई खाते हो तो ये जगह ओपन हो जाती है ताकि ड्रग को एक्सेप्ट कर सके। जो भी दवाई आपने खाई, प्रोटीन का ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है ये ओपन कर जाता है, अनफोल्ड हो जाता है, ताकि उस दवाई को रिसीव करा जा सके एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर। इसी वजह से हम स्टडी करना चाहते हैं प्रोटीन्स को और ज्यादा डेप्थ में, कि ड्रग्स कैसे मैकेनिज्म शो करती हैं। तो अब एआई का जब यूज करेंगे तो डेटाबेस आपके पास बना है। आज के टाइम पे आप जब भी सैंपल डालते हो, आपको एकदम से डाटा आ जाता है कि इसके अंदर क्या क्या अमीनो एसिड डले होंगे। तो अब देखो इसका फंक्शन कैसे रहेगा। तो प्रोटीन डायनामिक्स, सबसे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है वो प्रोटीन का ही रहता है। प्राइमरी सेकेंडरी को स्टडी करना ईजी है, 3D थोड़ा टफ हो जाता है, क्वार्टनरी में तो अभी हम पहुंचे नहीं है, उसको तो छोड़ ही दो। अब जो एंजाइम होता है ये क्लैम शेल की तरह ओपन करता है, जैसे ये क्लैम शेल आपने देखे होंगे से ओपन ऊपर नीचे करते हैं। टिफिन बॉक्स भी सेम ऐसे पर्पज से काम करता है। इसके अंदर ये वाटर ड्रॉपलेट को जैसे ले लेते हैं, फिर ये बंद हो जाते हैं, फिर अपना कुछ फंक्शन करेंगे, फंक्शन करने के बाद यहाँ पे आपको पर्ल निकल के आते हैं। सेम फंक्शन होता है आपके एंजाइम्स का, सेम फंक्शन होता है आपके प्रोटीन्स का। पर कुछ प्रोटीन तो इजी होती हैं आइडेंटिफाई करने में, जिनका स्ट्रक्चर ही बिल्कुल सीधा था, जैसे अमीनो एसिड्स आपने पढ़े। पर जैसे जैसे ये कॉम्प्लेक्स होता चलेगा, आपको उसको स्टडी करना उतना ही टफ हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने एआई को इंड्यूस करा। अब ये बायो इमू है क्या चीज? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अभी मैं पीवाईक्यू लगाया हुआ है लास्ट में, आपको दिखाने के लिए कि आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो एक्टिव हो जाओ, अपनी बैकबोन बिल्कुल सीधी करो, बस लास्ट आर्टिकल है, फिर खत्म है। तो अल्फा फोल्ड नाम का भी एक एआई बनाया था, इससे भी काफी अच्छी एक्यूरेसी मिली थी। अगर बायो इमू और अल्फा फोल्ड को हम कंपेयर करेंगे तो ज्यादा जो एक्यूरेसी हमने दी है वो कहां से मिली है? अल्फा फोल्ड से। एंड दोनों ही एआई टूल्स है, और क्या कर सकते हैं हम? एक स्टेबल सा स्ट्रक्चर कैप्चर कर सकते हैं किसी भी प्रोटीन का। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ स्टेबल। स्टेबल मतलब स्टैटिक, स्टैटिक मतलब अगर वो प्रोटीन अचानक से घूम जाए तो आपको दोबारा से पिक्चर क्लिक करनी पड़ेगी। तो ये स्नैपशॉट्स के ऊपर काम करता है। नंबर 1 थिंग, मतलब आपको अगर वीडियो चाहिए होगी ना प्रॉपर की मुझे रोटेट करते हुए दिख जाती, उससे मैं स्टडी कर लेता, तो वो चीज अभी नहीं है पॉसिबल। बायो से भी वो पॉसिबल नहीं है। नॉइस, एक वर्ड आएगा नॉइस। नॉइस का क्या मतलब होता है? जैसे कोई भी वीडियो रेंडर करी जाती है, शॉर्ट वीडियोस आप देखते हो, रील्स देखते हो, जिसमें एआई का यूज करा जाता है, पहले कुछ ना कुछ तो नॉइस आती होगी ना, कटिंग कर रहे होंगे उसके एंड पे, तो उसमें यूज होते हैं ग्राफिक्स। जब लैपटॉप भी परचेज करते हो तो कईयों को गेमिंग लैपटॉप अगर चाहिए हो तो उसमें ग्राफिक्स ही देखते हैं, वो 4 GB के हैं, 8 GB के हैं, वैसे वो फंक्शनिंग करेगा। ग्राफिक्स में भी आप देखोगे जीपीयूस, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ये मल्टीपल यूनिट्स आ गई, जितने अच्छे होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी का आपको वीडियो बना के देगा। यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले स्नैपशॉट। और जो बायो इमू एआई है उसमें ट्राई करी गई है कि हम अब वीडियो वर्जन पे भी आए, ये जो नॉइस है इसको एलिमिनेट करें। अब यहाँ पे क्या नॉइस आएगी? प्रोटीन क्या नॉइस प्रोड्यूस करेगा? वेरी गुड। जो स्ट्रक्चर आपने देखा ओवरलैप कर रहा है वो नॉइसी तो है एक तरह से, हमें कुछ चीजें फ्रंट में दिख गई, कुछ चीजें कवर्ड थी, उनको जो देखना है वही तो है नॉइस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। वीडियो में तो आपने देख लिया, जो आप सुन रहे हो बोल रहे हो वो सारी चीजें, पर प्रोटीन के केस में आप क्या देख रहे हो? ये जो हिडन पार्ट्स हैं इनकी बात करी गई है, इनको बोलते हैं नॉइस। नाउ नेक्स्ट, किसने इसको बनाया है? तो माइक्रोसॉफ्ट इसमें इन्वॉल्व है, राइस यूनिवर्सिटी यूएस की, देन फ्री यूनिवर्सिटी जर्मनी की, इन तीनों ने कोलैबोरेशन से बायो इमू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया है, ताकि जो डिफरेंट शेप्स होती हैं डिफरेंट बायोलॉजिकल कंडीशंस में किसी भी प्रोटीन की, उनको हम अंडरस्टैंड कर सके। नाउ डिफरेंट बायोलॉजिकल कंडीशन क्या हो सकती है? जब आप बीमार होते हैं तो आपकी बॉडी डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स करती है, तो उसी को बोला अंडर डिफरेंट बायोलॉजिकल कंडीशंस।
जनरल का नाम याद रखना जरूरी नहीं है। एडवांटेजेस क्या है कि जो प्रोटीन की फ्लेक्सिबिलिटी है, अभी बोला ना नॉइस रिमूवल, जैसे रोटेट करेगी अगला स्नैपशॉट आपको लाके दे देगी, तो फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करा है। हाई रेजोल्यूशन के साथ आपके पास पिक्चर आएगी, फास्टर है एंड चीपर है। जो पहले आपने देखा अल्फा फोल्ड थोड़ा महंगा होता है, जो थ्रूपुट आउटपुट निकल के आती है प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की, वो महंगी पड़ती है अपने को, पर ये जो बायो इमू होगा इसकी सस्ती पड़ेगी कंपेयर टू द प्रीवियस वन। एंड मॉलिक्यूलर डायनामिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, आपने ये शब्द सुना है कभी? एटम, मॉलिक्यूल भी सुना होगा। जैसे मैं एटम की बात करूं तो एक हाइड्रोजन के पता नहीं कितने एटम्स हो सकते हैं, जिसमें आप 3 फॉर्म्स भी पढ़ते हो, वो भी पता नहीं कितनी फॉर्म्स हो सकती हैं। फिर इन्हीं एटम्स को जोड़ के अपने पास मॉलिक्यूल आता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन की बात करी थी, अगर मैं लिख दूं H2O, तो इसमें अब हाइड्रोजन के भी एटम आएंगे, ऑक्सीजन के भी एटम्स आएंगे, तो ये बन गई कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो जब प्रोटीन को स्ट्रक्चर करेंगे मॉलिक्यूलर डायनामिक्स के अंडर, अब ये एक सॉफ्टवेयर है, पहले एमडी यूज करा जा रहा था, तो एटॉमिक लेवल पे आपको स्ट्रक्चर देगा, कुछ ऐसे दिखाई देंगी, लग रहा है पता। पर आपने जब एक्चुअल में प्रोटीन को देखा ये तो कुछ और ही थी। वहां पे क्या करा, इसने स्ट्रक्चर को ओपन अप कर दिया कि कार्बन के साथ कितने बॉन्ड लगे हुए हैं, हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड लगे हैं, नाइट्रोजन के साथ कितने, ऑक्सीजन के साथ। तो आपने एटॉमिक लेवल पे जब स्टडी करा तो वो कब होता था? मॉलिक्यूलर डायनामिक्स के साथ। ये स्नैपशॉट वाला दूसरा है, बायो इमू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मॉलिक्यूलर डायनामिक्स है, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे आप स्टडी कर रहे हो, आपको ऐसे दिखेंगी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लाइक दिस, 5 बॉन्ड लग गए। 4 ही बॉन्ड होते हैं ना कार्बन के, टेट्रावेलेंट होता है नेचर में। उसके अलावा साइमुलेशन, मतलब और कौन कौन से सॉफ्टवेयर अपने साथ यूज करेगा, तो बहुत सारे होते हैं मॉलिक्यूलर डायनामिक्स में। जैसे एटॉमिक मोशन को ये स्टडी करेगा, एटॉमिक मोशन समझ गए ना, कार्बन किस तरफ को रोटेट कर रहा है, हाइड्रोजन किस तरफ को रोटेट कर रहा है, उसको स्टडी करेगा। एंड फेम्टो सेकंड तक की आपको इंफॉर्मेशन लाके देगा, 1 सेकंड में, मतलब 10⁻⁻15, इस लेवल पे हम बात कर रहे हैं, 0.000 15 जीरो लगा लो और लास्ट में 1, इतने लेवल पे आपको ये डाटा प्रोवाइड कर देता है। इसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर लगे हैं, बस याद से रख लेने हैं, ग्रोमैक और एंटॉन, ये सॉफ्टवेयर लगे हैं जिनके ऊपर मॉलिक्यूलर डायनामिक्स काम करता है। एक्यूरेसी इसकी काफी हाई है, स्लो है थोड़ा अगर कंपेयर करें अपने बायो इमू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, एक्सपांसिव भी है, महंगा भी पड़ेगा अपने को, और माइक्रो सेकंड और मिली सेकंड की इंफॉर्मेशन अच्छे से दे देता है। जब फेम्टो सेकंड की बात आए तो क्लेम तो करता है कि दे देंगे इंफॉर्मेशन, पर उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं आती है, नॉइज ज्यादा मिलेगी। एंड जो बायो इमू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अप्रोच है वो डिफ्यूजन मॉडल पे काम करती है। डिफ्यूजन मॉडल का मतलब है आपका जो नॉइस होगा उसको एलिमिनेट कर देगी, वो जो ओवरलैपिंग है उसको ओपन करके आपको दिखा देगी, तो नॉइस का एलिमिनेशन दिखाएगा, डिफ्यूजन मॉडल पे काम करता है। एंड ट्रेनिंग डाटा, मिलियन ऑफ अल्फा फोल्ड ने बहुत सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर को, ये अल्फा फोल्ड का आ गया, इसको आप स्किप कर सकते हैं। बायोइमो की परफॉर्मेंस देख लो, अब प्रोटीन की शेप्स आपको ये प्रोवाइड कर देगा। मॉलिक्यूलर डायनामिक्स ने क्या किया, एटम्स की स्ट्रक्चर आपको दे दी कि कार्बन कहाँ पे हाइड्रोजन के साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, नाइट्रोजन के साथ है। इसने क्या किया, आपको शेप ही प्रोवाइड करके दे दी, ठीक है। तो नॉइस भी एलिमिनेट करा। इफ कंपेयर टू द अदर आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो उनके साथ कंपेयर करें, आपको सस्ती भी पड़ी, पहले वाली महंगी भी थी, हाई रेजोल्यूशन पे भी आपको इसने डाटा दे दिया। कुछ नहीं, वो 4 स्ट्रक्चर दिमाग में रखो, उसी की स्टडी आपको बहुत ज्यादा कन्फाइंड तरीके से प्रोवाइड करेगा। कॉम्प्लेक्स मूवमेंट को भी ये कैप्चर करेगा। आ गया ना वही कि जो दिख भी नहीं रहे थे आपको पार्ट्स, उनको भी ये अच्छे से स्टडी करेगा, यानी कि नॉइस को रिमूव करेगा। एंड क्रिप्टिक पॉकेट्स हैं, शॉर्ट लिव्ड डिवाइसेस इसमें लगे हुए हैं। जैसे अब ड्रग टारगेटिंग, जो मैंने पॉइंट बताया क्वार्टनरी वाली स्ट्रक्चर में, कि मान लो वो हिडन पार्ट पे हिट करनी थी कोई भी ड्रग, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है रैस, ये कैंसर लिंक प्रोटीन है, कैंसर लिंक प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जो कैंसर को कॉज कर सकती है। जैसे आप जीन पढ़ते हो ना, ऑन्कोजीन, ये सभी की बॉडी में होता है, पर जिसका स्टिमुलेट कर जाता है उसको कैंसर सिचुएशन देखनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। वैसे ये रैस क्या है, ये कैंसर लिंक प्रोटीन है। तो यहाँ पे ये ड्रग हिट करेंगी, तो कैसे करेंगी, अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर ओपन होगा। और ड्रग की अगर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अपने को बनानी है तो हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर पहले पता होना चाहिए कि टारगेट कहाँ पे करवाना है, तो इसी पर्पज से इसको स्टडी करना जरूरी है। एंड 83% जो लार्ज स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स हैं उनको एक्यूरेटली स्टडी करा हमने इसके थ्रू, बायो इमो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड स्मॉल शेप चेंजेस में अगर देखें तो 70 to 81% की एक्यूरेसी अपने को आई है। ओपन एंड क्लोज फॉर्म ऑफ एंजाइम, लग गया ना पता, अनफोल्डिंग भी होगी, फोल्डिंग भी होगी, दोनों के केसेस में। जैसे एक एंजाइम होता है अपने पास एडिनाइलेट काइनेज, इसका काम होता है एटीपी, एडीपी और एएमपी। एटीपी सुने, एनर्जी पैकेट ऑफ बॉडी, कौन सी ऑर्गेनल याद आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया। 10th के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर था, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन दे रखे होते थे और आंसर होता था माइटोकॉन्ड्रिया। तो एनर्जी का जो बैलेंस है वो यही वाला
एंजाइम करता है, पर किसी में अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी वो कैसे एनर्जी बैलेंस करेगा। तो इसी वजह से इसको स्टडी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिसऑर्डर्ड प्रोटीन, अगर प्रोटीन डिसऑर्डर होगी, अगेन कोई ना कोई डिजीज होगी। एक वर्ड भी आपने पढ़ा था प्रायंस, याद है? जब एक्सेसिव प्रोटीन की फोल्डिंग हो जाती है तो उससे मेंटल डिसऑर्डर्स इमर्ज कर सकते हैं, और इस कंडीशन को प्रायंस भी बोलते हैं। पी से ही प्रोटीन है और पी से ही प्रायन है। स्टेट एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, ऐसे फालतू का नंबर नहीं स्किप करना। पी से प्रोटीन, पी से प्रायन, तो ज्यादा नहीं सोचना, प्रोटीन पे टिक लगाओ और आगे बढ़ो। एंड सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपको पता लग गया, एक्यूरेसी ज्यादा है, कंप्यूटेशनल कॉस्ट हमें कम मिल रही है। अगर मॉलिक्यूलर डायनामिक्स को देखें, अल्फा फोल्ड को देखें, तो अच्छा है ना, इसको यूज कर सकते हैं। और प्रोटीन की फ्लेक्सिबिलिटी को ये स्टडी कर पा रहा है, जो नॉइस आ रही थी उसको एलिमिनेट कर दे रहा है। और स्पीड वर्सेस, ये मैंने आपको बता दिया, जीपीयू वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, रेंडरिंग जैसे वीडियो की करते हैं उसी प्रिंसिपल पे ये भी काम कर रहा है। ये डायनामिक्स का आ गया। बस ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इसको एक बार रीड कर लेना कि कहाँ पे नहीं करता है, बता ही देते हैं। सुन लो, 3 पॉइंट्स है, थोड़ा सा करेज डेवलप करो। सुनो, टू बी ऑनेस्ट, मेरा लेक्चर फिर आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता होगा जब आप एसडीएम बन जाओगे ना, वहां पे ऐसे बोलेंगे, देयर इज बायो इमो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आगे बड़े खड़े होते हैं, एल्डर होते हैं, उनसे नहीं बोला जाता स्पीड में। हम तो थोड़ा मजाक भी कर लेते हैं, वो तो मजाक भी ऐसा मैच्योर करेंगे आपको पता नहीं लगेगा कि मजाक करके चले गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सुनने की हैबिट डालो। तो क्या चीजें नहीं स्टडी करेगा? लिमिटेशन। नंबर 1, सेल वॉल की स्टडी नहीं कर सकता। नंबर 2, ड्रग मॉलिक्यूल्स को ठीक से स्टडी नहीं कर पा रहे। पीएच में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसको भी स्टडी नहीं कर पा रहे, तो ये लिमिटेशन है। प्रिडिक्शन कॉन्फिडेंस, अब अल्फा फोल्ड में मैंने स्टार्टिंग में बोला ज्यादा एक्यूरेसी कहां पे मिली? अल्फा फोल्ड वाले में। इसमें आप देखोगे उस कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी आपको मिलेगी, बेशक डाटा ज्यादा एक्यूरेट दिया हुआ है। एंड मल्टीमेरिक प्रोटीन, मतलब सिंगल चेन्स का जो डाटा अगर आप दे रहे हो तो आपको अच्छे से ये आंसर्स दे देगा, बट जैसे जैसे आप 3D की तरफ चलोगे, टर्शरी, क्वार्टनरी, तो ये थोड़ा सा डिस्बैलेंस कर जाएगा, उतना एक्यूरेट आपको आंसर नहीं मिलेगा। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, और जो ड्रग डिस्कवरी वगैरह करनी है, अगेन क्वार्टनरी और 3D वाले स्ट्रक्चर की बात करी गई है। स्टैटिक प्रिडिक्शंस ओनली, स्टैटिक मतलब स्नैपशॉट ही देगा, वीडियोस अभी रिकॉर्ड करके नहीं दे रहा है। बेशक आपको नॉइस एलिमिनेट करके दे रहा है। नॉइस एलिमिनेशन मतलब मान लो ये घूम की प्रोटीन एकदम से अनफोल्डिंग करगी, तो आपको अनफोल्डिंग का साथ साथ में फोटो क्लिक करके दे देगा, पर वीडियो अभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो नॉइस एलिमिनेशन जरूर मिल रहा है, बाकी रिसर्च में हेल्पफुल रहेगा। और आपको प्रोटीन को और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करना है तो उसमें हेल्पफुल रहेगा। नाउ इम्पैक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वही सारे आगे। हाँ, एक स्किल सेट नया ऐड हो चुका है, आपको सिर्फ बायोलॉजी की एलिमेंट्री बुक नहीं आनी चाहिए, अब आपको मशीन लर्निंग सीखनी पड़ेगी, फिजिक्स बेस्ड मॉडलिंग सीखने पड़ेंगे। तो मतलब एक नया स्किल सेट डेवलप हुआ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी अकेले काम नहीं कर सकती, ह्यूमन बीइंग की जरूरत अभी भी है। तो जितनी ज्यादा आप एडवांसमेंट करोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उतनी ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। हाँ जी, ये क्वेश्चन अब देखो, दिस इज वन ऑफ द टेक्निकल क्वेश्चन जो यूट्यूब पे बोला लोगों ने। पर अजितेश ये टफ था? नहीं था, क्योंकि उन्होंने रिवाइज करके रखा था, 16-17 बार तो पूछ ही लिया था मैंने ये सवाल। ओके, किस किस को याद है ये? मजोराना, मजोराना नाम से मरिवाना लगेगा कहीं को, क्यों नितिन? मरिवाना सुना है? सुना है क्या होता है? जोर से। हाँ ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम यूज करते हो, ये ऐसा था कि तुम हंस दो दोबारा से। ठीक है, तो ऐसे दिल पे नहीं लेनी है बात। अच्छा, नाउ मजूराना के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ये एक तरह की क्वांटम चिप है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये ही थी, तो ये बिल्कुल सही दे रखी है आपके पास। दूसरा बोला था एम फॉर मजोराना, और एम से था माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ पे मैंने बोल दिया था या तो अमेजोन लिख के दे देगा, वही दे दिया हुआ था इन्होंने अमेजोन, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। एंड अमेजोन का क्या था? ओस्लॉट, वेरी गुड, किसी ने बोला। एंड डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, लो सीधी बात, एआई के नीचे मशीन लर्निंग, मशीन के डीप लर्निंग, तो खत्म। तो दूसरी भी आपकी यूट्यूब पे देखना कि बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आया हुआ था और उसमें ये दिया हुआ था, मैं क्या ये तो हलवा क्वेश्चन था, जिन्होंने पढ़ रखा था, मतलब इजी था, इन्होंने याद करा था। इसका आंसर इज 1 and 3। दूसरा तो गलत हो गया ना, माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ अमेजोन लिखा हुआ था ना, अमेजोन का भी क्वांटम चिप था, ए ओ से याद किया था, जैसे आर्टरी होती है आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वैसे ही अमेजोन और ओ स्लॉट। चलो ठीक है, एक रह गया अपना माउंटेन रेंजेस का, पर तुमने दम तोड़ दिया है तो मैं नहीं जा रही आगे। अच्छा रे, तो ठीक है, कल इसको रिवाइज भी करवा दूंगी। कल हमारी वैसे भी एडिटोरियल वाली क्लास है, तो 3 आर्टिकल करेंगे, उसको कंप्लीट करने के बाद बाकी जा सकते हैं। ये बायो इमू वाला थोड़ा स्टूडेंट बोल रहे हैं कि इसको दोबारा समझना है, इसको कर लेंगे, तो आपके पास चॉइस रहेगी, आप उठ के जा सकते हो फिर। हाँ जी, हाँ जी।
क्या चीज? प्रोटीन तो छोड़ो, हमारी डाइट में न्यूट्रिशन ही नहीं है। फूड अवेलेबल है पर न्यूट्रिशियस नहीं है। ये स्टैंडर्ड सेटअप करे होते हैं जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब देखो, बॉडी के अंदर तो मशीन लगी हुई है जो प्रोटीन आपको मैन्युफैक्चर करके देगी, पर उससे तो बॉडी के ऊपर बर्डन आएगा ना, तो आपको एक्सटर्नली लेने पड़ते हैं। तो अभी साइंस का थोड़ा सा वेट कर लो, वहां पे पढ़ते हैं हम ये सारी कार्ब्स, प्रोटीन, वहां पे आता है ये डिटेल में जो आपका सवाल है। स्टंटिंग वेस्टिंग, अब वो तो स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना कि इतनी हाइट के हिसाब से इतना ही वजन होना चाहिए। वो जरूरी नहीं होता, थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकता है, तो वो तो स्टैंडर्ड वैल्यूज हमने सेट करी होती है। करेंगे इसको डिस्कस, थोड़ा वेट कर लो अभी।